अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और आज हफ्ते का पहला दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि सुबह की सोच में आप हमारे साथ जुड़ेंगे और आपका ये दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। सुबह की सोच के साथ मैं हूं हसनैन लियाकत और मैं हूं नम्रा तारिक। और हसनैन, आपने कहा कि नए वीक का आगाज है, ऑब्वियसली नए वीक का आगाज भी है और इसके साथ ही नए साल का भी आगाज है मुसलमानों के लिए। यकम मुहर्रम अल हराम है। तमाम मुसलमानों को, तमाम देखने वालों को नया साल मुबारक हो। अल्लाह करे ये साल हम सब के लिए खैर व बरकत वाला हो। खास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए यहाँ पे दुआ करना बहुत ज़रूरी है। यकम मुहर्रम अल हराम है, नया साल है और ख़ास तौर पे इस महीने की अगर बात करें, इस महीने की बहुत अहमियत है और उस अहमियत पे हम लोग रोजाना प्रोग्राम भी करेंगे। एक ऐसा साल है कि जो कि खुशियों के साथ साथ बहुत सारी तकलीफ भी लाता है, क्योंकि अगर सिर्फ यकम मुहर्रम उल हराम की बात की जाए तो उसमें हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कि दूसरे खलीफा थे, उनकी शहादत का दिन है। फिर आगे जाके तो 9-10 मुहर्रम को आशूरा का दिन है, जहाँ पे पूरी की पूरी आले रसूल उसने अपनी कुर्बानी दी और यकीनी तौर पे जहाँ पे नया साल खुशियाँ लाता है, वहाँ पे बहुत सारे गम भी इस नए साल में हैं। और आज हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की योम शहादत है। इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी सीरत और तारीख, जितने भी असहाब हैं, अगर उनकी बात की जाए, सिर्फ हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की नहीं, उनकी सीरत और तारीख ऐसी अहम चीज़ है जिसकी हर दौर में हर मुसलमान मर्द व जन को ज़रूरत रही। और इन बहादुरों की बेमिसाल अशखास की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है और इन्हीं अशखास की वजह से अल्लाह ताला ने हमारे सीनों में इस्लाम की मशल को रोशन किया है। और इनकी सीरत और तारीख का हर पहलू, ख्वाह वो सहाबियत के हवाले से हो, खिलाफत के हवाले से हो, इल्म व क़ज़ा के हवाले से हो या फिर तिब व हिकमत के हवाले से हो, यकीनन उम्मत मुस्लिमा और इस्लाम को इस हवाले से फ़ख्र है। और अगर खलीफा दूम की बात की जाए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तो उनका योम शहादत आज यकम मुहर्रम बमुताबिक 6-8 जुलाई को मुल्क भर में इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। बेशक बिल्कुल ऐसे ही है जी, आज अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूदा सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपका नाम उमर बिन ख़त्ताब, लक़ब फ़ारूक और कुन्नियत अबू हफ्सा थी। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नबूवत के ऐलान के 6ठे साल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 35 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे हमेशा। और हज़रत उमर ने मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद तमाम ग़ज़वात में हिस्सा लिया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत, जुर्रत और बहादुरी, फतूहात हो या फिर उनका किरदार हो, कारनामे हो, उनसे इस्लाम का चेहरा हमेशा रोशन है, रोशन था और रोशन रहेगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत की अगर बात करें नाज़रीन, तो दौर खिलाफत में भी मुसलमानों को बेमिसाल फतूहात और कामयाबियाँ नसीब हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसर और किसरा को शिकस्त देकर इस्लाम की अजमत का परचम लहराने के अलावा शाम, मिस्र, इराक या फिर अगर बात कीजिए आर्मीना, अज़रबैजान, फ़ारिस, किरमान, खुरासान और इसके अलावा मकरान वगैरह फ़तह किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना खिलाफत इस्लामी फतूहात का दौर था, जिसमें इस्लामी सल्तनत की हुदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। जी हाँ, और इसके अलावा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल का शोबा फ़ाल किया। और इस्लामी मुमलिकत की बात की जाए तो जो इसको सूबों में और अज़ला में तकसीम किया गया, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में शुरू हुआ। और इसके बाद उशर का निज़ाम हो या ज़कात का निज़ाम हो और फिर आजकल जो जदीद दुनिया में जो पुलिस का निज़ाम है, ये तमाम तर जो निज़ाम है जो कि आज तक फॉलो हो रहे हैं, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में शुरू हुए। और इसके अलावा अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की बात की जाए तो ये बड़ा अच्छा दौर चल रहा था। तकरीबन 11 साल उन्होंने इस पे हुक्मरानी की और जब वो फजर की इमामत कर रहे थे नमाज की 27 ज़िलहज को, तो इसी दौरान 23 हिजरी को अबू लुलु फ़िरोज़ नामी एक मजूसी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खंजर से ज़ख्मी किया, जिसके 3 रोज़ बाद यकम मुहर्रम उल हराम 24 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जामे शहादत नोश फरमाया। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनके पहलू मुबारक में मदफन हैं। और इसके अलावा भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब दौर की बात की जाए निमरा, तो एक बड़ा सुनहरी दौर था आपकी। ये खिलाफत की जैसे हम मिसालें अभी दे रहे थे ना, ये सुनहरी मिसालें। एग्जैक्टली, आपका जो दौर खिलाफत था और आपके इंसाफ की बातें, फिर आपने वो भी सुना होगा कि जब जल्जला आया, बहुत सारी रवायात में ये मिलता है कि उन्होंने ज़मीन पे पाँव मारा और उसके बाद आज तक अरब की जो सरजमीन है उस पर जल्जला नहीं आया। फिर एक उनके साथी थे जिनके पीछे जो है बिल्कुल एक खतरा मंडला रहा था, तो उन्होंने कहा या सारियतुल जबल,
पहाड़ के पीछे देखो, और वो उस वक्त रोज़े रसूल में थे, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी वो हज़ारों मील दूर उन तक पहुंची, और उन्होंने जब पीछे देखा तो एक बड़ा खतरा था, उन्होंने अपनी जान बचाई। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं, और फिर इस तरह के वाकयात भी हैं कि अगर दरियाए फरात के किनारे में एक भी जो शख्स है वो भूखा मर जाए, या शख्स की तो छोड़े, कुत्ता भी अगर भूखा मर जाए, तो हजरत उमर को आप इसमें जो है वो मुरद इल्जाम ठहरा सकते हैं उनके दौर में। बिल्कुल, और बहुत सारे वाकयात अभी मेरे जहन में भी आ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं जी, प्रोग्राम में शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। आज हम किन टॉपिक्स पे बात करने लगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ महंगाई के हवाले से। कराची से लेकर खैबर तक सब्जियों की कीमतों में जी होशरुबा इजाफा हो रहा है, उस पे बात करेंगे कि ये इजाफा किस हद तक हुआ है, ये गवर्नमेंट की जानिब से किया गया या मनमाने रेट से। जी हाँ, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का 10 जुलाई से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान भी किया गया, इस हवाले से भी बात करेंगे प्राइम में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, और उनके घर पे गुज़श्ता रोज छापा वगैरह भी हुआ। उस पे उमर अयूब ने क्या कहा वो भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। परवेज खटक ने इमरान खान के खिलाफ गवाही दी तो खैबर पख्तूनख्वा में रहने नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर की जहां बहुत सारी धमकियां सामने आती हैं, एक और धमकी भी सामने आई है। इसके अलावा पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों का कारनामा, सितारों की रोशनी में ये हफ्ता कैसा रहेगा, माहिर इल्म नजूम भी हमारे साथ होंगे, और इन तमाम टॉपिक्स पे आज बात करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले जो पूरे पाकिस्तान का इशू है, पूरे इस देश में करिया करिया और गली गली में एक ही चीज़ होती है, वो है महंगाई की। और सबसे पहले हम लाहौर में जाते हैं, जहाँ पे हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं शेख रशीद साहब। शेख साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो सब्जियों की कीमत है, वैसे तो दूसरी तमाम तरह अशिया हैं उनकी कीमत तो आसमानों को छू रही है, लेकिन एक सब्जी एक ऐसी चीज़ है जो कि गरीब की गज़ा समझी जाती है। तो शेख साहब, ये टमाटर के हवाले से भी हमें बताइएगा, टमाटर का रेट तो बहुत ही आसमानों को छू रहा है। इसके अलावा बाकी सब्जियों का भी हमें बताइएगा कि लाहौर में किस तरह का इजाफा हुआ है, जो पूरे मुल्क में देखा जा रहा है, लेकिन लाहौर के हवाले से मुझे बताइएगा। जी, 1 जुलाई से जब से नया माली साल शुरू है तब से जो है वो मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। कहना ये मैं चाहता हूँ कि वफाकी बजट 2024-25 की मंजूरी के बाद जो है वो अगर दीगर अशिया की बात करें तो वो तो ठीक है, मगर जो सब्ज़ी जिस तरह आपने बात की, ये गरीब की जो है वो ज़रूरत है। गरीब और मिडिल क्लास जो है, लोअर मिडिल क्लास इसका इस्तेमाल करते हैं, मगर अब इनकी कीमतें भी इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि कोई एक सब्ज़ी भी ऐसी नहीं है जो 100 रुपये फी किलोग्राम से जो है उसकी कीमत कम हो। अगर आप करेले की बात करें तो इस वक्त 150 रुपये फी किलोग्राम है। अगर आप टिंडों की बात करें तो 220 रुपये फी किलोग्राम है। अगर आप घिया की बात करें तो वो 90 रुपये फी किलोग्राम है। अगर आप लहसुन की बात करें तो लहसुन जो है वो इस वक्त 650 रुपये फी किलोग्राम है। अदरक की बात करें तो 700 रुपये फी किलोग्राम है, जो 1 जुलाई से पहले, मतलब ये है कि आज से कोई 10-12 दिन पहले जो है उनकी कीमतों में जो है 20 से 25 रुपये और 30 रुपये तक की कमी थी, जो कि इजाफा कर दिया गया है और इसमें इजाफे का सिलसिला जारी है। बात सिर्फ एक ही है, यहाँ पर जो कस्टमर ख़रीदारी कर रहे हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि जी ये महंगाई क्यों हुई है। तो कहा ये जा रहा है कि जी बजट में ये टैक्स लगा दिया गया है, बजट में ये कर दिया गया है, बजट में वो कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम मजबूर हैं और हम जो है नई कीमतों के मुताबिक सब्जियां और फल फरोख्त करने के लिए मजबूर हैं। टमाटर की आपने लेकिन बात शेख साहब, ये तो अगर टैक्स लगा भी है तो वो तो दीगर चीजें हैं ना, टैक्स की तो चले एक अलग कहानी है। सब्जियों पे कौन सा टैक्स लग गया? नहीं, जो सब्जियों पे भी लगा है वो ऐसे निमरा मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो होलसेलर और डीलर्स हैं ना, हाँ जी, उनकी अब तक जो है वो 42,000 लोगों को टैक्स नेट में शामिल किया गया है। 42,000 लोगों में यह पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है, जिसमें ये पान सिगरेट वाले हैं, खोखे वाले हैं, छोटे छोटे ये सब्ज़ी फरोश हैं, फल फरोश हैं, उन पर भी जो है वो 2.5% उनके रजिस्ट्रेशन चूँकि हो चुकी है, उन पर भी जो फिक्स टैक्स आयद किया गया है वो 2.5% है। उसके मुताबिक जो कीमतों में इजाफा है वो 15 से। लेकिन शेख साहब, मुझे ये भी बताइए ना कि टैक्स तो 2.5% होता है, लेकिन कीमत जो है वो 200% बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह है? कुछ चेक एंड बैलेंस हो रहा है गवर्नमेंट की जानिब से? फूड अथॉरिटीज कहाँ पे हैं? ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि मैं इस वक्त सिंहपुरा मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे मार्केट का एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है, मगर वो जो है वो एयर कंडीशनड कमरे में बैठा हुआ है, चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है। उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं जैसे ही मैंने बात शुरू की वो अपना दफ्तर छोड़ के चला गया। जाहिर है कि उसको जवाब देना पड़ेगा कि ये यहाँ पे। शेख साहब, आप किसकी बात बता रहे हैं? ये आप किसकी बात बता रहे हैं?
ये मैं मार्केट कमेटी का जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ना जो पूरे मंडी को मॉनिटर करते हैं, उसके इंचार्ज होते हैं। सब कहीं मरियम नवाज आपको नजर नहीं आई कहीं फोटो सेशन करवाते हुए और वो कीमतें पूछते हुए अगर नजर आती तो डेफिनेटली कीमतों में कोई कमी होती। ये अफसोसनाक बात है कि मतलब है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से कि हमने कीमतों में कमी कर दी, और जिन चीज़ों की कीमतों में कमी हुई है वो कुदरती हुई है। मतलब है कि अगर आपने गंदम की ख़रीदारी नहीं की तो जाहिर है कि आटा सस्ता होगा। जब आटा सस्ता होगा तो कुदरती तौर पर रोटी भी सस्ती होगी, नान भी सस्ता होगा। उसमें किसी का कोई कमाल नहीं है, किसी का कोई किरदार नहीं है। अब चूँकि गंदम की कीमतों में इजाफा शुरू हो चुका है और आटे की कीमतों में भी इजाफा शुरू हो जाएगा, और आप कुछ दिन के बाद देखिएगा कि रोटी की कीमत में भी 1 या 2 रुपये फी रोटी इजाफा किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया शेख रशीद आपका हमें लाहौर से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ये सूरत हाल की अभी रुख करते हैं कराची का। कराची से हमारी रिपोर्टर आबिदा खान हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कराची का अहवाल भी। आबिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं ये भी बताएं, और साथ ये भी बताएं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त रेट्स की कराची में, क्योंकि लाहौर के हालात तो खराब है। बिल्कुल, कराची के भी हालात जो है वो कोई अच्छे नहीं है। हम बात कर लें अगर सब्जियों के हवाले से, तो जो कमिश्नर कराची की जानिब से लिस्ट रेट जो है वो जारी किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसके बिल्कुल अक्स जो है फल फरोश और सब्जी फरोश चल रहे हैं। उनका जो नोटिफिकेशन होता है वो तो बिल्कुल ही हमेशा की तरह हवाओं में उड़ा दिया है। सो अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है? आप हमें सुन पा रही हैं? इस वक्त हमें सुन नहीं पा रही, उनसे वापस हम राब्ता करेंगे। लेकिन देखिए, ये जो सब्जी के रेट्स की बात करी थी आपदा निमरा, ये रेट लिस्ट निकलती है, लेकिन इस रेट लिस्ट पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछले 15-20 साल से बिल्कुल अमल दरामद नहीं होता। देखिए, बहुत सारी चीज़ों पे होता था। आपको अगर थोड़ा सा तारीख याद दिलाता चलूँ तो यहाँ पे एक गवर्नर पंजाब हुआ करते थे, उन्होंने आके कहा, ये 80s की बात बता रहा हूँ, कि चीनी इस रेट पे मिलेगी। उस दिन वो चीनी उसी रेट पे मिली थी। लेकिन अब मसला ये है कि प्रायोरिटीज डिफरेंट हो चुकी हैं। अब प्रायोरिटीज ये हो चुकी हैं कि किस तरह किसी दूसरे सियासतदान को पैसे देने और उनको अपने फेक प्रमोशन करवा लेनी है, प्रमोट किया जाए। खैर, आबिदा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जी आबिदा, बताइएगा, आप बता रही थी जो। हाँ जी, बिल्कुल, मैं बता रही थी कि कराची में भी जो हालात हैं सब्जियों के, बाकी चीजों के, वो भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे तो देखा जाए तो सब्जियों की जो रेट है वो भी बहुत आसमानों से बात कर रहे हैं। और मैं बात कर रही थी कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्ट का जो डेली उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी होता है, तो वो भी कोई सही नहीं जा रहा, क्योंकि जो उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी होता है सब्जियों का, फलों का, तो उसको तो हमेशा की तरह जो फल फरोश है, सब्जी फरोश है, वो तो हवा में ही उड़ा देते हैं और अपने ही निर्फ जो है वो लगा के बैठे होते हैं। अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो आलू दर्जे अव्वल है, वो कमिश्नर कराची की जानिब से जो लिस्ट जारी होती है उसमें कोई अच्छी कीमत नहीं है। 92 रुपए जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से लिस्ट में निर्ख तय किया जाता है, और अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हैं दर्जे अव्वल आलू तो आपको 100-120 रुपए में मिलता है। और इसी तरह दर्जा दोम का जो आलू है वो कमिश्नर कराची की जानिब से 80 रुपए है, लेकिन अगर आप मार्केट में जाएं तो वहां पे आपको 90 रुपए में, 100 रुपए में वो भी मिल रहा होता है। और क्योंकि प्याज की बात की जाए, प्याज बहुत महंगा चला आ रहा था, बहुत ज्यादा, लेकिन कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्ट है उसमें उसके जो रेट हैं वो 80 रुपए है, लेकिन आप खरीदने जाए तो उसमें दर्जे बनाए हुए हैं प्याज के। दर्जे अव्वल का जो प्याज है वो 200, 180 और 150 रुपए में, मतलब कराची में आप मुख्तलिफ जगहों में चले जाएं तो आपको जो रेट है वो मुख्तलिफ नजर आएंगे हर जगह के। एक जो रेट है, एक कीमत है, वो आपको कहीं भी नजर नहीं आती। महंगाई से लोग बहुत ज्यादा तंग हैं, यही दुहाइयां देते रहते हैं, परेशान नजर आते हैं। और फूल गोभी हो गई जैसे, उसके भी कोई रेट सही नहीं है। बंद गोभी उसके भी नहीं है, 200 से 250 रुपए किलो में जो है मिल रही है। इसी तरह भिंडी की कीमत को देखा जाए तो भिंडी भी 300 रुपए किलो में जो है यहाँ पर दस्तयाब है। और टमाटर की बात मैं जरूर करूंगी, क्योंकि टमाटर ने जो है ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। टमाटर बकरा ईद जो है महंगे हुए, उसके बाद ईद के बाद भी बहुत ज्यादा उनमें महंगाई देखी गई। 250 रुपए किलो में मिल रहे थे, अब जो है 300 रुपए किलो में टमाटर मिल रहा है। और इसी तरह बाकी जो सब्जियां हैं, लौकी हो गई, तुरी हो गई, वो भी उसके भी रेट जो है। थैंक यू आबिदा, बहुत शुक्रिया। लाहौर से भी हमने हालात जाने, बड़े खराब हैं, इसके अलावा कराची से भी जाने, और अब इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं, जहां से
हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अजमल। शायद आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शायद ये बताइएगा कि सब्जी के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, जो कि होशरबा इजाफा हुआ तमाम तरह सब्जियों में, स्पेशली टमाटर। हमें कराची से रिपोर्ट मिल रही है कि वो 300 रुपये क्रॉस कर चुका है। सो इस्लामाबाद के हवाले से बताइएगा, इस्लामाबाद में क्या कुछ रेट्स हैं, क्या रेट्स कंट्रोल हैं? यहाँ पे भी वही हाल है जो लाहौर और कराची में है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की सब्ज़ी मंडी के अंदर, जहाँ से इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत जो भी गिरदोनवा के इलाके हैं वहाँ सब्जियां और फ्रूट सप्लाई होता है जहाँ से। तो यहाँ सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो प्याज है वो 190 रुपये किलो के हिसाब से जो है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर दस्तयाब है, जबकि जो रेट है सरकारी रेट जो है वो 100 रुपये किलो है। इसी तरह आलू जो है वो शाहिद माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया है, 190 रेट बताया आपने, जबकि सरकारी निर्ख जो है वो 100 रुपए। इतना बड़ा ये जो फर्क है, इस पे फिर गवर्नमेंट कर क्या रही है? ये भी बताइएगा कि कमिश्नर साहब से बात हुई आपकी कि ये रेट लिस्ट जो आप देते हैं उसके ऊपर कब अमल दरामद होगा? देखिए, कमिश्नर तो हमें यहाँ नजर नहीं आए इस वक्त जो है, वो अपने एसी वाले कमरे में, जबकि उनका जो मार्केट कमेटी के जो लोग हैं वो रेट लिस्ट जो हैं वो बांटते हुए नजर आए हैं। मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि रेट लिस्ट जो है 50 रुपए में एक फोटो स्टेट कॉपी जो है वो 50 रुपए में दी जाती है यहाँ जो सब्जी बेचने वाले हैं उनको, जिसकी फोटो कॉपी लागत टोटल जो है 4 से 5 रुपए आती है। यहीं से देख लें कि मार्केट कमेटी से ही करप्शन का आगाज़ कर दिया जाता है। और यहाँ जिस तरह मैं बता रहा था कि बजट आने से पहले जो है बकरा ईद के बाद सब्जियों और दीगर चीज़ों के रेट्स जो थे वो एकदम नीचे चले गए थे ईद के बाद, लेकिन जैसे ही बजट आया है और पहले ही हफ्ते में हम देख रहे हैं कि बजट की मंजूरी के फौरन बाद जो है इस वक्त इस सब्जियों के रेट्स जो हैं वो आसमानों को छू रहे हैं। इस वक्त लीमू जो है वो 300 रुपये किलो दस्तयाब है। इसी तरह जो भिंडी है वो 150 रुपये किलो बिक रही है। अगर हम देखें टमाटर को, तो जिस तरह मैंने पहले बताया 190 रुपये से 200 रुपये किलो भी बाज़ जगह पर दस्तयाब है। और आलू की कीमत जो है वो 150 रुपये क्रॉस कर चुकी है, जो इससे पहले जो है 60-65 रुपये दस्तयाब था। अभी जब हमने बात की है यहाँ पर जो सब्जी बेचने वाले हैं, उनका कहना है कि एक हफ्ते के अंदर सब्जियों की कीमतें जो हैं वो तकरीबन दुगनी हो चुकी हैं, दुगना रेट हो चुका है एक हफ्ते के अंदर। और ये किस वजह से है इसको बताने के लिए कोई तैयार नहीं है कि इसमें किस ये बताइएगा कि ये पीछे से सब्जी महंगी आ रही है शायद साहब, या फिर ये सब्जी फरोश माफिया है जिसने ये सब्जी वैसे ही बजट के आने के बाद महंगी कर दी? ये जो हमने यहाँ पता किया है, तो यहाँ क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो टैक्स हैं वो होलसेल डीलर्स पर भी लगाए गए हैं यहाँ, क्योंकि होलसेल की मार्केट है। और उसके बाद उनकी तरफ से जो है ये रेट जो है उस वहाँ कमीशन काटते हुए जब सब्ज़ी आती है यहाँ मंडी के अंदर, किसानों से ये तो सब्ज़ी सस्ती आती है, लेकिन जब यहाँ आती है तो इस वक्त जो है सब्ज़ी यहाँ पर महंगी हो जाती है। और मंडी से जब ये सब्ज़ी जाती है यहाँ जो मार्केट्स हैं उनके अंदर, तो वहाँ इसका रेट और बढ़ जाता है। और कल जो है अगर हम सस्ते बाजार जिसको कहा जाता है इतवार बाजार, जब हम वहाँ गए थे तो वहाँ पर जो है यही टमाटर जो है वो 260 रुपये किलो बिक रहा था। आप देख लें कि यहाँ इस वक्त क्या रेट है और ये आम मार्केट के अंदर जाकर इसका रेट कहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई हमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो इन रेट्स को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की तरफ से किया जाए। मेरे ख्याल में यहाँ सूरत हाल ये है कि अगर हुकूमत की मशीनरी जो है वो सही तरह से रेट्स को कंट्रोल करे तो रेट्स को 50% नहीं तो 30% तक कम किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत की तरफ से ना मार्केट कमेटी का रोल नज़र आता है, ना जो मजिस्ट्रेट्स हैं जो प्राइस को कंट्रोल करते हैं वो नज़र आते हैं, बल्कि वफाकी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक कमेटी बना रखी है जिसको प्राइस कंट्रोलिंग के हवाले से वज़ीर ख़जाना की सदारत में, जो कि हर 15 दिन के बाद एक मीटिंग करती है और मीटिंग उसके बाद जो है वो बर्खास्त हो जाती है और उसका कोई नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आता और आवाम को रिलीफ मिलता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा। आवाम को रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। शायद बहुत शुक्रिया आपका इस्लामाबाद से अपडेट करने के लिए। केपी का रुख नाज़रीन, केपी से दारुल हुकूमत से पेशावर से ज्वाइन किया हमें फयाज खान ने, हमारे रिपोर्टर है। फयाज, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त पेशावर की? सब्जियों वगैरह के रेट्स बताइएगा प्लीज। फयाज साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक उनकी लाइन अभी कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, ये सूरत हाल है जी लाहौर की, कराची की और इस्लामाबाद की।
अच्छा, शायद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो 50% प्राइसेस कम हो सकती हैं। मैं आपको बताऊं कि कम से कम चले 50 ना भी सही 30% तो करवा ही सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे मैं आपको बताऊं कि आपको ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि आप पिंडी इस्लामाबाद में अगर आप सब्जी खरीदें और आप अपने गांव में सब्जी खरीदें तो पिंडी इस्लामाबाद में आपको महंगी मिलेगी, गांव में सस्ती मिलेगी, क्योंकि वो शायद थोड़ा सा आपका एहसास कर लेता है, लेकिन यहाँ पे एहसास नहीं है। फयाज ज्वाइन कर चुके हैं। फयाज बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त पेशावर की, फलों की और सब्जियों के रेट्स क्या है? जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से जो है न सिर्फ पेशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बजट में जो है वो हर साल जो है इजाफी टैक्स लगाए जाते हैं, और टैक्सों की वजह से जो है इसके असरात जो है ना सिर्फ अशिया खुर्दोनोश पे पड़ते हैं बल्कि दूसरी जो सब्जियां हैं वगैरह है उस पर भी काफी असरात पड़ते हैं और इसकी कीमतें भी बढ़ जाती है। इस मरतबा भी वफाकी हुकूमत की जानिब से टैक्स बजट में जो है वो $12 अरब जो है वो इजाफी टैक्सेस लगाए हैं, जिसमें अशिया खुर्दोनोश पर सेल टैक्स भी शामिल है, जिसकी वजह से जो है पेशावर में भी सब्जियों और फलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। वो केला जो 120-130 रुपए दर्जन मिलता था यहाँ पे पेशावर में, अब वो जो है 150 और 160 रुपए में ये फी दर्जन मिल रहा है। इस तरह अगर आम की बात की जाए तो आम भी काफी महंगे हैं, 200, 210, 220 से जो है वो बात शुरू होती है। चूंकि पेशावर में ना सिर्फ सब्जियां महंगी हैं, इसके साथ साथ जो है चूंकि अगर बात की जाए दालों की तो दालें जो है वो भी काफी महंगी हो गई है, तकरीबन 30 से 40% इजाफा हुआ है। चूंकि कहा जा रहा है कि अभी टैक्स लगाए गए हैं उसके असरात सामने नहीं आए, अभी हिसाब किताब होना है और उसके बाद जो है फैक्ट्रियों की जानिब से या मुतल्लिका कारखानों की जानिब से या मुतल्लिका डीलर्स की जानिब से जो इजाफा किया जाएगा वो अलग होगा। ताहम उससे कबल जो है वो डीलर्स ने जो है वो दालें जो थी वो स्टॉक कर ली है, और न सिर्फ दालें बल्कि घी वगैरह जो है वो भी मार्केट से उठा लिया गया है। और अब यही सूरत हाल अभी हमें बाकी आटा वाले से भी खुदा न ख्वास्ता देखने में ना मिल जाए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, आटा मिलों का मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक ब्रेक शामिल करते हैं जल्दी से, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। अभी अगर बात करें, हमने लास्ट सेगमेंट में असलन बात की जैसे कि सब्जियों के रेट्स के हवाले से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बिजली की बात करें, पेट्रोल की बात करें, ये सब चीजें हमें महंगी होती दिखाई देती है। लेकिन अब बारी है आटे की भी। आटा मिलों का मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद करते हुए 10 जुलाई से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल होने जा रहे हैं। अभी कल तक ही ये प्रॉब्लम चल रहा था पेट्रोल के हवाले से, पेट्रोलियम एसोसिएशन का उसका सारा हमने मसला देखा है। अभी अब ये फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का भी उसी के अलावा चेयरमैन फ्लोर मिल्स के मुताबिक फ्लोर मिल्स पहले से ही टैक्स नेट में हैं और टैक्स दे रही हैं। एफबीआर के नए टैक्सेस से अवाम के लिए आटा महंगा होगा। हुकूमत फौरी तौर पर टैक्स वापस ले, और टैक्स वापस ना लिया गया तो 10 जुलाई से मुल्क भर की मिल्स बंद हो जाएंगी। आटा अवाम की बुनियादी खुराक है, इसे टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। और जिस तरह निमरा ने बड़ा खूबसूरती से बताया आपको कि पहले बिजली, फिर उसके बाद पेट्रोल, अभी थोड़ी देर पहले हम सब्जियों की बात कर रहे थे और अब आटे के ऊपर बात आन पहुंची। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं आसिम रजा साहब, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। सर, थैंक यू वेरी मच। आसिम साहब, हालात तो हमारी तरफ हड़तालों की तरफ जा रहे हैं। अब एक हड़ताल आपने भी इसका ऐलान कर दिया, ये बताइएगा कि क्या कुछ गुजारिशात हैं आपके, क्या मुतालबात हैं और हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता हुआ आपके साथ? ऐसा है कि जी 153 सेक्शन के तहत तमाम जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके ऊपर विद होल्डिंग एजेंट्स वो थे। इस दफा ये हुआ कि सिर्फ फर्टिलाइजर्स को एग्जेम्पशन, जो फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरर्स थे उनके और उनके जो होलसेल डीलर्स हैं उनको एग्जेम्पशन दी गई और फ्लोर मिल्स को इसमें से बाहर निकाल दिया गया, लाइक अदर इंडस्ट्रीज। जब फर्टिलाइजर्स को अगर एग्जेम्पशन मिली है तो वो इसलिए मिली है ताकि वो सस्ती वीट या सस्ती इजनास ग्रो हो और उनके होलसेल डीलर्स भी विद होल्ड ना करें टैक्स, ताकि किसान तक सस्ती अपना खाद पहुंच सके। अब जिस चीज के लिए आपने फर्टिलाइजर्स को सस्ता किया है
उसकी सबसे बड़ी क्रॉप जो आपके मुल्क की है दैट इज वीट। अब वीट की एंड प्रोडक्ट जो आटा है, अगर वहां पे आप उसकी मिलिंग के ऊपर आप विद होल्डिंग उसको एजेंट बनाएंगे और उसके बाद उसके होलसेल डीलर को विद होल्डिंग एजेंट बनाएंगे, तो इसका इफेक्ट और उसके बाद जो पेमेंट उसने आपको वापस करनी है आटे की खरीदारी के ऊपर, उस पे 5.5% टैक्स वो डिडक्ट करेगा, विद होल्ड करेगा और FBR को जमा करवाएगा। अब ये सारा प्रोसेस जो है कि पहले मिल्स होलसेलर से काटेंगी, होलसेलर रिटेलर से काटेगा और दोबारा रिटेलर जब होलसेलर को पेमेंट देगा मिल्स को देने के लिए, तो उस पर 5.5% आप टैक्स विद होल्ड कर लेंगे। अब लास्ट के साथ 5,500 रुपया। सही। अच्छा आसिम साहब, माजरत के साथ, अच्छा ये आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि इसके असरात क्या होने जा रहे हैं फ्लावर मिल्स पर, लेकिन एक प्रॉब्लम ये कि हमारी जो नाज़रीन है ज्यादातर आवाम नहीं समझेंगे कि विद होल्डिंग टैक्स है क्या। तो अगर आप एक्सप्लेन कर सकें अपने अल्फाज में, विद होल्डिंग टैक्स है क्या और फिर ये किस हद तक जाके फ्लावर मिल्स को अफेक्ट कर रहा है? जी, विद होल्डिंग टैक्स का मकसद होता है कि कोई इंडस्ट्री, कोई आदमी जब टैक्स नहीं दे रहा होता, तो जब भी कोई उसको पेमेंट आ रही होती है, तो जो पेमेंट या खरीदार जो है वो उसकी पेमेंट काट के सरकार के खजाने में जमा कर देता है। अब फ्लोर मिल्स की जो टोटल टर्नओवर है, यानी कि जो उसने, हम एक बैग लेते हैं वीट का, उसको ग्राइंड करते हैं, तो हमारे तकरीबन 10,000 रुपए की गंदम है, उस पर 1,000 रुपया ग्राइंडिंग चार्जेस है, तो हम 11,000 रुपये टैक्स पे करते हैं और हमारा जो मिनिमम टैक्स है दैट इज 0.25, जबकि टैक्स जो काटा जाएगा वो दैट वुड बी 5.5। आप मुझे बताएं कि 0.2 से 5.5 पे जाएंगे तो ये कितना बड़ा इफेक्ट आएगा। ये तकरीबन 20 किलो के थैले के ऊपर 150 रुपए का डिफरेंस है जी। अच्छा ये बताएं सर कि आपने ये जो एहतजाज का ऐलान किया, जिस तरह मैंने पहले भी सवाल किया था कि गवर्नमेंट की जानिब से आपसे कुछ मुज़ाकरात किए गए, किसी ने राब्ता किया हो कि आप हड़ताल ना कीजिए, आपके मुतालबात माने जाएंगे? देखिए, जिस टाइम पहले ये 30 जून को फाइनेंस बिल आया और फाइनेंस एक्ट आया और उसके अंदर ये हमारे टैक्स एडवाइजर से बताया कि आपको विद होल्डिंग एजेंट बना दिया गया, तो उसमें 236G और 236H के तहत जो शिकें हैं आप ये डिडक्शन करेंगे और विद होल्डिंग एजेंट बनेंगे। हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि देखें, हम ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, हम कहते हैं होलसेलर डीलर भी टैक्स दे और रिटेलर भी दे, मगर ये विद होल्डिंग के इफेक्ट से 150 रुपया जो महंगा होना आटा, ये किसके खाते में जाना है। लेकिन उस पर हमने लेटर लिखा फाइनेंस मिनिस्ट्री को और कॉपीज टू ऑल अदर जो रेलिवेंट कॉर्नर से FBR के चेयरमैन है जिस तरह, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हमसे ना राब्ता हुआ ना इसको टेकअप किया गया अभी तक। ठीक है। अच्छा आसिम साहब, लेकिन एक और मसला है ना, इसमें बेचारे गरीब आवाम का तो कोई कसूर नहीं है, बाकी चीजें तो वो लग्जरीज तो चलें दूर की बात है, नेसेसिटीज हमारे मुल्क में दस्तयाब नहीं है लोगों को। आटा आई थिंक इज दी ओनली थिंग जो गरीब से गरीब बंदा बेचारा सिर्फ ये लेके खाता है, सब्जियां भी अफोर्ड नहीं हो पा रही हैं इस मुल्क में, तो अवाम का कोई कसूर नहीं है, तो ये फिर मसला बढ़ता जाएगा अवाम के लिए व्हेन इट कम्स टू फ्लावर, तो वो फिर क्या करेंगे लोग? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, फर्टिलाइजर्स को एग्जेम्पशन मिली थी इसलिए कि वो वीट सस्ती ग्रो हो सके। तो मेरी समझ में ये है कि ये एक ओवरलुक हुई है बात, और एंड दिस इज एनॉमली जिसको रेक्टिफाई होने की जरूरत है, जिसकी दुरुस्ती की जरूरत है। जैसे पहले से हमेशा से फ्लोर इंडस्ट्री हैड बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस विद होल्डिंग टैक्स, तो अब भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसको एग्जेम्प्ट ही रखना चाहिए ताकि आवाम को सस्ता आटा मिले, ना कि उसको टैक्स दर टैक्स और फिर टैक्स करके तो इसको महंगा किया जाए आटा का। इसका आप डायरेक्ट एक फेज में एक जो भी आप टैक्स करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये बहुत बड़ा ज्यादती होगी कि एक 20 किलो थैले के ऊपर जो हर आदमी ने रोज आटा खाना है, गरीब हो अमीर हो, उसको आप 150 से 200 रुपया थैला बढ़ा दें। तो अगर सर आसिम साहब, अगर आप लोगों की डिमांड्स नहीं मानी जाती, या फिर अगर लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकली अगर गवर्नमेंट किसी ऐसे पॉइंट पर लेकर आती है आप लोगों को जहां पे कोई निगोशिएशन हो, तो आप लोग निगोशिएशन करेंगे या सिर्फ यही चाहेंगे कि आपकी डिमांड्स 100% पूरी की जाए? देखिए, हम तो सिंपल एक बात कह रहे हैं, टैक्स लेना है गवर्नमेंट ने जरूर ले, हम टैक्स दे भी रहे हैं। वो कहते हैं आप होलसेलर को आटा दें या सप्लाई दें, हमें उससे भी कोई एतराज नहीं। वो कहते हैं आगे से रिटेलर भी फाइलर हो, टैक्स नेट पे, हमें इससे भी एतराज नहीं। हमारा तो सिर्फ विद होल्ड करने के इशू पे ये जो हमने कॉल दी है, अभी की ये जो स्ट्राइक कॉल है ये सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स के लिए। ये मुझे बताइए, ये आटा कोई गवर्नमेंट आपको ये तो नहीं कह रही ऑन अ लाइटर नोट के फाइलर्स को दे दें, नॉन फाइलर्स को नहीं देना? नहीं, ये तो हमें एतराज नहीं है कि आप फाइलर्स को
अल्टीमेटली रिटेलर्स को भी कहेंगे उसको दें, वो जरूर करें। सारे हर आदमी से टैक्स ले रहे हैं, लेकिन जब भी कोई एक माचिस की डब्बी भी लेते हैं उसमें भी सेल टैक्स है। तो इन डायरेक्टली एग्जैक्टली वो आप एडिशनल टैक्स की बात करें ना। आसिम साहब मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोल एसोसिएशन ने भी 5 जुलाई को उसकी हड़ताल का ऐलान किया था, जो कि एक्सटेंड होती रही, लेकिन वो तो सबको समझ आती है कि जब पेट्रोल नहीं डलता तो गाड़ी नहीं चलती। लेकिन आपकी जो ये फ्लोर मिल्स हैं, इनका जो हड़ताल होगी किस किस्म की होगी? क्योंकि आटा तो मार्केट में मौजूद होता है लोगों के पास, होलसेलर्स के पास, रिटेलर्स के पास, तो ये किस नौयत की हड़ताल होगी? जी देखें, अब भी अगर आप देखिए तो हमने 4 दिन का टाइम दिया। हमने हफ्ते वाले दिन मीटिंग की और उसके बाद हमने कहा कि हम बुध से वॉशिंग बंद करेंगे और जुमेरात से ग्राइंडिंग बंद करेंगे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ना आवाम को तकलीफ देना है, ना हुकूमत को कन्फ्रंट करना है। हमारा सिर्फ अपना पैगाम पहुंचाना मकसद था। लेकिन अगर इसके अंदर ये काम, हमारा मुतालबा, ये जो हमारी डिमांड है, इसको पूरा नहीं किया जाता तो फिर डेफिनेटली हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारे पास तो ग्राइंडिंग चार्जेस जो 100 किलो के ऊपर है वो 1100 रुपया है। उसके अंदर से 600 रुपया या 650 रुपया आज के दिनों में टैक्स हम कैसे दे सकेंगे? जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी वो टैक्स बढ़ता जाएगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडस्ट्री टू ग्राइंड एनी व्हीट बैग। तो हम तो काम नहीं कर सकते। अल्टीमेटली वी हैव टू चार्ज इट फ्रॉम द पब्लिक। मजबूरी हो जाएगी, इंडस्ट्री नहीं चल सकती, मजबूरी हो जाएगी। और उसमें हमेशा की तरह एज ऑलवेज अवाम ही पिसेंगे। बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपका ज्वाइन करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करने। ये सूरत हाल अल्लाह ना करे कि किसी बिगाड़ की तरफ जाए, लेकिन अपेरेंटली ये काफ़ी बिगाड़ बन भी सकता है अगर ये फ्लावर मिल्स की जो डिमांड है विद होल्डिंग टैक्स से मुतालिक अगर ये इसको हल नहीं किया जाता। सो अवाम भूखे मर रहे हैं, तो मजीद खुदा ना ख्वास्ता इससे कोई सूरत हाल ना पैदा हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, देखते हैं सबकी सोच। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हुकूमत नहीं चाहती है कि हम गंदम स्कैंडल, करप्शन और महंगाई की बात करें, यह कहना है उमर अयूब का। बिल्कुल। और साथ ही अगर बात की जाए अली अमीन गंडापुर की, तो उन्होंने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि परवेज खटक ने इमरान खान के खिलाफ गवाही दी तो खैबर पख्तूनख्वा में रहने नहीं देंगे। जवाब में परवेज खटक ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला के अलावा किसी से नहीं डरता, इमरान खान हो या कोई और हो, गवाही के लिए बुलाया गया तो हक की गवाही दूंगा। अगर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज वो ये कि वजीर दिफा उन्होंने ये कहा कि लगता है इमरान खान का मौसम तब्दील हो रहा है, उनके दिल में हमदर्दाना गुंजाइश पैदा हो रही है। साथ ही मुर्तजा वहाब वो ये कह रहे हैं MQM वो दिन भूल गई जब दुकानें बंद कराती थी, भत्ते लेती थी, सबको पता है जब आपके इशारों पर शहर बंद हो जाता था। ये कुछ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थी, वो हमने अभी शामिल की। साथ ही हमें ज्वाइन करें शौकत पराचा साहब, उनसे इन सब पर उनका कमेंट लेते हैं। अभी उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करते हैं। अच्छा, वैसे हसनैन, ये जो वजीर दिफा ने कहा है, हाँ, या अली अमीन गंडापुर, जो अली अमीन गंडापुर ने कहा, आप देखिए ना कि इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि उनको KPK में नहीं रहने दूंगा, और वही उनके साबिक वजीर आला भी थे, इमरान खान के राइट हैंड थे। और दूसरी तरफ आप अगर देखें तो मुर्तजा वहाब की हवाले से आपने जिस तरह बात की कि MQM को अब वो कह रहे हैं कि अब बत्ते का जमाना खत्म हो गया, अब शराफत का जमाना यहाँ पे शुरू हो चुका है। और हमें पता है शुरू हुआ तो नहीं मतलब कि उनके मुताबिक ना देखें जो भी गवर्नमेंट में होता है ना, तो ये समझता है कि दूध की नहरें बह रही हैं और अवाम हमारे से खुश है। इसी हवाले से शौकत पराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। पराज साहब, पाकिस्तान की सियासत के हालात आपके सामने हैं। एक तरफ वजीर दिफा के बयानात, दूसरी तरफ KPK के मिनिस्टर के बयानात। तो कोई एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है, या फिर इसी तरह ये बयानात से बयानात जारी रहेंगे और पाकिस्तान की सियासत भी इसी डगर पे जारी रहेगी? देखें, हालात जो भी हैं सबके सामने हैं और किसी तरह भी ये सेटिस्फैक्ट्री हालात नहीं है कि मुल्क को इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। मैं अभी आपका वो फ्लोर मिल्स वाले चेयरमैन से बात सुन रहा था कि अल्टीमेटली तो क्राइसिस ही है ना। वो कह रहे हैं कि जी हमें जो टैक्स एग्जेम्पशन मिल रही थी वो कंटिन्यू किए जाए। तो जिस मुल्क में टैक्स देने का किसी को जिम्मेदारी का एहसास ना हो और ऊपर से फिर इस तरह के हालात हों कि टेंशन हो, तहरीक चलानी है, हमने लॉन्ग मार्च करना है, हम इस्लामाबाद का घेराव करेंगे,
ये जो इस तरह की न्यूज आएंगी फिर ना तो वो इकोनॉमी को स्टेबल करेंगी और ना ही स्टेबिलिटी आएगी। तो लिहाजा अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इन नियर फ्यूचर कोई स्टेबिलिटी आएगी, मुझे कम अज कम जो हालात हैं पाकिस्तान के एट द मोमेंट, मुझे तो नहीं लगता और शौकत साहब हमें भी पर्सनली नहीं लगता ऐसा, क्योंकि अगर सूरत हाल को देखा जाए, चादर और चार दीवारी की टर्म हम बार बार मीडिया में अक्सर लोग सुनते होंगे, इसको यूज करते हैं, और एक बार फिर से स्टेट ने फेल कर दिया खुद को ये प्रूव करने में कि चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको मेंटेन किया जाए, बल्कि एक बार फिर पामाल किया गया। उमर अयूब के घर पे जो हुआ वो आपने कल देखा होगा, फिर उनका बयान भी सामने आया और उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो होता आ रहा है गुज़िश्ता 1-1.5 साल से वो हमारे सामने है। पीटीआई के इवन मीडिया कोऑर्डिनेटर रिजवान अहमद वो भी गायब है, मंजर आम से हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे, उस पर आपका क्या कमेंट है? बात यह है कि अगर वाकई कानून की हुक्मरानी हो, कानून की पासदारी की जाए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं कानून के मुताबिक, किसी को अरेस्ट करना है, किसी को डिटेन करना है, हर मुल्क का एक अपना फैब्रिक होता है, एक अपना लॉ है। मेरा पर्सपेक्टिव सादा सा है कि अगर जो कानूनी लायामल है उसको फॉलो किया जा रहा है, किसी किस्म की कोई अगेंस्ट द लॉ या कॉन्ट्रेरी टू द लीगल नॉर्म्स कोई चीज नहीं हो रही, तो फिर ये पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं। लेकिन अगर कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी की जा रही है, मसलन 24 घंटे में अरेस्ट के हवाले से मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, अरेस्ट हर मुल्क में होती हैं और कानून का नफाज इसीलिए होता है कि अगर कहीं रिजवान अहमद के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो किसी थाने में उनका कोई पता ही नहीं चल रहा कि वो गिरफ्तार हैं। यही तो मसला है कि यहाँ पे गुमशुदगी होती है, गिरफ्तारी नहीं होती। मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ कि जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी होगी, कानून के मुताबिक नहीं चला जाएगा, वो किसी तौर पर उसको कंडोन नहीं किया जा सकता। लिहाजा कानून बनाया इसीलिए जाता है, और जब हम कहते हैं कि हम एक फंक्शनल डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ जमहूरियत है, तो जमहूरियत के कुछ अपने तकाजे होते हैं। मैं पहले बात कर रहा था, अगर मुझे वो मुकम्मल करने दें, एक थोड़ी सी रोशनी की किरण नजर आ रही है और वो है अज़्म इस्तेहकाम स्ट्रेटजी पर जो हुकूमत APC बुला रही है, और उसमें खुद बानी PTI खान साहब ने कहा है कि PTI शिरकत करेगी। हर जमात का अपना पर्सपेक्टिव होता है इश्यूज के ऊपर, लेकिन जब आप मिल के बैठते हैं, कम से कम हुकूमत, अगर ये APC में वाकई आते हैं, हुकूमत के साथ बैठते हैं, हुकूमत इनकी बात सुनेगी, ये हुकूमत की बात सुनेंगे, और बॉर्डर पे जो खड़े जवान जो अपनी जानें दे रहे हैं, वहां तक इनका अगर एक पैगाम जाएगा, वट एवर दैट इज, मैं इसको प्री जज नहीं कर सकता कि क्या मैसेज होगा। और ये भी कम अज कम मैं याद करवाना चाह रहा हूँ, अभी तो धरना या तहरीक नहीं चल रही, 2014 दिसंबर में बाकायदा इस्लामाबाद में धरना हो रहा था और सानिया हुआ APS का। उसके बाद फिर यही खान साहब भी और दीगर, मियां नवाज शरीफ भी और दीगर जमातें वहाँ APC हुई और उसमें ये नेशनल एक्शन प्लान बना था। तो ये भी पाकिस्तान के अंदर एक अजीब होती है कि जब बहुत मुश्किल आ जाए तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, ख्वाजा साहब का जो बयान है वो भी इसी की रोशनी पे है कि इमरान खान का मौसम बदल रहा है, तब्दील हो रहा है और उनके दिल में एक हमदर्दाना गुंजाइश पैदा हो रही है। पता नहीं, ख्वाजा साहब तो खैर उनकी बात के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, मैं किसी एक खास मीनिंग को पिक नहीं करना चाह रहा, लेकिन जब ये कहा जाए कि हम APC में बैठेंगे, हम अपना पर्सपेक्टिव देंगे। आपको याद है जब खान साहब खुद वजीर आजम थे तो पुलवामा पे दीगर अपोजिशन के लोग आए थे और खान साहब उनके साथ नहीं बैठे थे, तो अजीब बिटरनेस तो मौजूद रहती है हमारी पॉलिटिक्स में। लेकिन एट द फेस ऑफ इट, अब जबकि एक अनाउंसमेंट हुई है, टिल नेक्स्ट फर्दर अनाउंसमेंट, मैं नहीं कहना चाह रहा उसमें नेगेटिविटी, मेरे लिए ये खुश आइंद है। और कहीं ना कहीं मुझे, क्योंकि देखें, सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इवन जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी लोग मिल के बैठते हैं, बड़े ममालिक आपस में उनकी राइवलरी चलती है, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन जब कहीं समिट होती है, कहीं मुलाकातें होती हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बर्फ थोड़ी बहुत पिघला करती है। तो खुदा करे कि ये भी मिल के जब बैठे APC में, APC के प्लेटफॉर्म में। लेकिन शौकत साहब, यहाँ पे एक मसला है कि बर्फ पिघलती है व्हेन पीपल आर सीरियस
कि वो उन्होंने बर्फ पिघलानी है। यहाँ पे जो अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, वो बयानात फ्लोर पे खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब ये तो कह रहे हैं कि आए मुज़ाकरात करें बिकॉज दैट इज द ओनली सोल्यूशन, लेकिन जब रियलिटी की बात आती है तो हमें हकायक बिल्कुल उसके ऑपोजिट दिखाई देते हैं। जलसे तक की इजाजत नहीं दी गई कल तहरीक इंसाफ को, फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं इसलिए हम इनको इजाजत नहीं देते, और बातचीत के लिए संजीदगी हमें नजर नहीं आती गवर्नमेंट की तरफ से, वो सिर्फ बयानात नजर आते हैं। आपको वाकई संजीदा लगती है गवर्नमेंट? अगर किसी की नजर में संजीदा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट एपीसी तो कर रही है ना। अगर कहा जाए कि हुकूमत राय फरार अख्तियार करती है, एक मिनट सुन लेना 1 मिनट। अगर फर्ज किया हुकूमत नॉन सीरियस लगती है, फिर तो एपीसी नहीं बुलानी चाहिए हुकूमत को। जब एपीसी बुलाकर एपीसी का फोरम और प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन होगा, और खुदा करे ऐसा ही हो जैसे मैं कह रहा हूँ, वैसा ना हो जैसे आप कह रही हैं, तो कम से कम मैं भी वही चाहती हूँ जो आप चाह रहे हैं। असद कैसर साहब बैठे हों जहाँ पर, उमर अयूब साहब बैठे हों, ये सारे पॉलिटिशियंस हैं, इनकी जिंदगी गुजरी है। उमर अयूब साहब बड़े अरसे से सियासत में हैं और एक दूसरे को जानते हैं। जब आप इनफॉर्मल और फॉर्मल बैठेंगे, कम से कम नजरें एक दूसरे से मिलेंगी। वो सरदार आजाद सादिक साहब तो कह रहे थे कि मैं नजरें नहीं मिलाया करता, लेकिन नजरें मिलेंगी जब मिल के बात करेंगे बैठकर, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर पॉजिटिविटी आती है। तो लेट्स सर इनको नजरें भी मिलाने दें, दिल भी मिलाने दें, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम के हालात बहुत खराब हैं। पराचा साहब, अवाम दिल मिला रही है, लेकिन हमारे सियासतदान है कि ना नजरें मिलाते हैं ना दिल मिलाते हैं, और महंगाई बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। यही सबसे बड़ा मसला है कि अगर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठे हों, मुंतखब पार्लियामेंट हो, मुंतखब हुकूमत हो, तो उसकी पहली जिम्मेदारी अवाम की तरफ देखना है। टैक्सों की इतनी भरमार है कि हर कोई टैक्सों से चीख रहा है। बिजली के जो बिल आए हैं अभी अब की बार, वो बिल्कुल दिल हिला रहे हैं सबका। बेशक एक लाहे अमल ये हो सकता है कि वंस फॉर ऑल इतना टैक्स इकट्ठा हो कि IMF हो या कोई और इमदादी इदारा हो, उनको भूल जाए सब कुछ कि नहीं ये पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो सकता है। लेकिन उसमें डाउट ये आता है, लोगों के अंदर खदशात ये आते हैं कि एक तरफ मराद याफ्ता तबका होता है जिनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं, जिनके पर्क्स पर बढ़ा दिए जाते हैं, जिनके लिए नई गाड़ियां खरीद दी जाती हैं, जिनको बिजली मुफ्त, एक तरफ 50 रुपए से ऊपर पर यूनिट बिजली है और दूसरी तरफ उतनी ही जो स्लैब है उसके लोग फ्री बिजली इंजॉय करते हैं। तो इस नाइंसाफी के माहौल में फिर लोगों का रिएक्शन जो है वो फितरी है, और वो रिएक्शन होगा क्या, ये इस मुल्क में इतनी अगर सप्रेशन होगी तो कोई ना कोई तो फिर रिजल्ट आएगा। मसला होगा। शौकत साहब, अच्छा गवर्नमेंट ने जो एपीसी बुलाई है, ये अज़्म इस्तेहकाम पे बुलाई है, आपको क्या लग रहा है कि अज़्म इस्तेहकाम के अलावा भी फिर हुकूमत और PTI के दरमियान पर्टिकुलरली ये मसाइल हल हो जाएंगे और ये एक डायलॉग के लिए गेटवे होगा? मसाइल का हल तो अभी बहुत दूर की बात है। हाँ, अगर गेटवे हो सकता है, एटलीस्ट इससे गेटवे बन सकता है और मुस्तकबिल के रवाबत के लिए राहें हमवार हो सकती हैं। यही बार बार मैं नुक्ता आपके सामने प्रेस कर रहा हूं कि जब लोग मिल के बैठते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई राह निकलती है, और वो राह फिर किसी न किसी मंजिल मकसूद की तरफ लेके जाती है। यहाँ तो बैठना ही मुश्किल है, यहाँ तो बात करना मुश्किल है। पार्लियामान का फ्लोर है, डिबेट नहीं होती वहाँ, हर वक्त जो है आपके सामने एक मछली मार्केट का मंजर पेश कर रहा होता है। सीरियस जब बात होगी अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से, क्योंकि ये मुल्क की सलामती और मुल्क की बका का मसला है, ये ऐसे नहीं चल सकता कि हर दूसरे दिन 8-10 जवान वो शहादत दे रहे हों और पाकिस्तान के अंदर इस तरह से लड़ाइयां चल रही हों। ये ऐसा नहीं चल सकता। इसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनानी होगी, इसके लिए कोई लाहेअमल बनाना होगा। शौकत पराचा साहब, माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी साहब की। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक शामिल करते हैं, देखते हैं सबकी सोच। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। और अब बात करेंगे ओवर बिलिंग के हवाले से। और बिजली के इदारों में तकरीबन 20% से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो बिजली चोरी में मुलव्विस हैं। कोई और बिजली चोरी करे, मैं करूं या आप करूं, वो तो समझ आती है निमरा,
लेकिन अब हद तो ये है कि बिजली के जो इदारे हैं वो भी इस चोरी में मुलव्विस हैं और इंकशाफ के बावजूद इन करप्ट अफराद पर हाथ नहीं डाला जा रहा, जिससे मिली भगत का ही तासुर मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त असल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स या फिर वाबडा मुलाजमीन और बड़े बड़े सरकारी ओहदेदारान और जो उस पे बैठे अफसरान हैं वही आपको नजर आएंगे जी। और ये वो अफसरान हैं जिन्हें सरकार की तरफ से भारी तनख्वाहें मिलती हैं। सिर्फ तनख्वाहें नहीं मिलती, मैं गलत हूँ यहाँ पे, मरात भी मिलती हैं। और मरात मिलने के अलावा भी फिर उनको ये जो पैसे वगैरह हैं वो तो चले एक अलग बात है, बिजली, गैस, पेट्रोल सब कुछ मुफ्त मिलता है। और पता नहीं फिर कैसी जरूरियात हैं जो ये पूरी नहीं होती कि सब कुछ आपको मिल रहा है, आपको तनख्वाहें मिल रही हैं इतनी ज्यादा, आपको मरात मिल रही हैं, उसके बावजूद जो करप्शन की कहानियां आती हैं वो इन्हीं सरकारी अफसरान की तरफ से हमारे सामने आती है। और ये करप्शन सिर्फ कुछ हद तक नहीं होती है, ये वो करप्शन है जो इस अवाम को बिल्कुल भूखा नंगा कर चुकी है। ये वो करप्शन है जिसने हमारे लिए इतने सारे बिल्कुल ऐसे है निमरा। और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा कराची से राना कदीर साहब। बताइएगा, ओवर बिलिंग के हालात तो पूरे पाकिस्तान में बहुत ख़राब है, लेकिन सिर्फ अगर के इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो वहाँ पे ये हालात संगीन से संगीनतर होते जा रहे हैं। इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखें जी, बिजली ओवर बिलिंग हो या नॉर्मल बिल हो, वो पूरा ही ऐसा लगता है जैसे कई गुना ओवर बिल है। इस तरह के बिल आ रहे हैं, वो चाहे नॉर्मल बिल हो, क्योंकि बिजली के महंगे इतनी ज्यादा महंगी है अब जो है नाकाबिले बर्दाश्त है। आम आदमी बिल्कुल टूट के रह गया है। वो मतलब उसकी समझ में ही नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। मतलब सब्जियां खरीदे, वो आटा खरीदे या वो बिजली का बिल भरे। अगर बिजली का बिल नहीं भरते तो फिर वो उसकी लाइट कट जाती है तो शदीद गर्मी है। अब वो बिल्कुल मतलब हालात ऐसे हैं। और फिर लोग जो है बिल भी भरते हैं, फिर उनकी बिजली भी नहीं होती। ऐसी भी सूरत हाल है कराची में। यानी कि लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक का कहना यह है कि जिन इलाकों में रिकवरी अच्छी होगी वहां पे बिजली नहीं जाएगी, जहां पर रिकवरी कम होगी वहां जो है लोड शेडिंग करेंगे। अब कम रिकवरी वाले इलाके में 50%, 60% लोग तो बिल भरते हैं, तो फिर वो बिजली से उनको क्यों क्या इलेक्ट्रिक मुतासिर करता है? वो भी मतलब गीलों के साथ गीलों के साथ सूखे भी जलते हैं। मतलब वो बिल भरने के बावजूद वो लोग भी जो है वो उससे मुतासिर होते हैं। तो फिर ये जो है इस तरह से एहसास कमतरी पैदा हो रही है। ये ऐसा अमल करके कि इलेक्ट्रिक एक तो जो है लोगों का जो बिल भरने का रुझान है उससे दूर कर रहे हैं उनको। और बिजली तो उनकी कटे जो बिल नहीं भरते। अच्छा राना कदीर, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ओवर बिलिंग को रीइंबर्स किया जाएगा। उसके लिए आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? कोई मैकेनिज्म भी तैयार किया गया लेकिन या फिर बस हमेशा की तरह सिर्फ एक बात कह दी है हवा में? देखिए अभी ये तो जब आएगा बिल आएंगे तो और उसके बाद ही पता चलेगा ये हुआ है। राना साहब ये भी बताइएगा कि आप अगर पंजाब की बात की जाए तो वहां पे 200 यूनिट फ्री है एक आम सारिफ के लिए। इसी तरह केपीके में भी इसी तरह के हालात है, लेकिन कराची में के इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है? वहां पे भी कुछ मराहत हैं या फिर वहां पे के इलेक्ट्रिक ना बिजली देता है और बिल बड़े बड़े दे देता है? कोई मराहत नहीं है। वो उसका टैरिफ है 100 यूनिट तक का, फिर 200 यूनिट का, अलग अलग उसके स्लैब्स बने हुए हैं। और एक यूनिट के इजाफे से समझो आपका बिल 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बहुत इस वक्त जो है शहरी जो है बिल्कुल कर्ब के अंदर है और बड़े मुश्किल हालात में। एक तो लोड शेडिंग का अजाब सह रहे हैं और बिल भरने के बावजूद सह रहे हैं। मजे की बात तो ये है इलेक्ट्रिक उनको जो है ना उनको बिजली नहीं देता जो बिल भरते हैं। अच्छा कदीर, हमारे सामने जो सब खबरें आ रही है ना वो ये कि बिजली के इदारों में 20% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि बिजली चोरी में मुलव्विस है। और हद ये कि इंकशाफ होने के बावजूद इन ओहदेदारान पे, इन अफसरान पे, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह ये सब ही हैं जो कि इस करप्शन में मुलव्विस है, लेकिन इन अफराद पर हाथ नहीं डाला जा रहा। आपके पास कोई इससे रिलेटेड मजीद तफसीलात हैं जो आप हमसे शेयर कर सकें इस वक्त? देखिए जी, ये जो ओवर बिलिंग अगर कुंडे चल रहे हैं तो वो किसी भी अफसर के या उसका जो अमला होता है कि उसके बगैर नहीं चल सकता। इसमें सब मिली भगत होती है। जी बिल्कुल मिली भगत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके हैं और इसके करप्शन के। ये कितने भी कंट्रोल करने का दावा कर ले और कोई भी इदारा हो, सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, कोई भी इदारा हो, हर जगह जो है करप्शन जारी है, बड़े उरूज पर है।
और अच्छा राना साहब, एक और खबर हमने देखी थी पिछले दिनों में कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है जो के इलेक्ट्रिक को लेना चाहते हैं, तो उस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई? इस हवाले से ऑफिशियली कोई मतलब सोशल मीडिया तक तो जरूर खबरें हैं, ये ऑफिशियली कोई ऐसी मतलब वो अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई जिससे ये कहा जा सके कि वो उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट देने को तैयार है, या वो ऐसी ये सोशल मीडिया तक जरूर ये खबर चली थी और लोग खुश भी हुए थे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक हो गया राना कदीर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे अपनी बात खबरें शेयर करने के लिए, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जस्ट फॉरगॉट द वर्ड। हसनैन, क्रिकेट की क्या सूरत हाल है? देखिए बहुत सारी आज खबरें आप देखिए ना कि पहले महंगाई, उसके बाद हमने जो बिलिंग के ऊपर बात की, फिर आटे की बात की तो वो भी शॉर्ट हो गया, लेकिन क्रिकेट के हवाले से खबरें थी, प्लीज अच्छी खबर ये है कि यूनुस खान ने जब इंडिया के खिलाफ मैच जीता, पहले इंग्लैंड के हवाले से तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इंडिया के साथ जो मैच था वो जीतने के बाद यूनुस खान ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जिसपे हमारे जो इंडियन दोस्त हैं वो बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं। यूनुस खान ने कहा कि हमारी जो प्रॉपर टीम है वो अच्छा काम नहीं कर रही, लेकिन आज हमने इंडिया को मैच इसी वजह से हराया कि हम चाहते हैं कि हमारी कौम को कुछ खुशी मिले, और इंडिया के खिलाफ 244 रन बनाए पाकिस्तान की टीम ने। मलिक उससे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, 3 ओवर्स में 3 विकेट। एग्जैक्टली, और T20 क्रिकेट में 244 रन इज क्वाइट अमेजिंग। और उसके बाद अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की टीम वहां पे कुछ खास नहीं कर सकी, तकरीबन 70 के करीब रन बाकी थे, तो उनकी सारी की सारी जो है वो ओवर्स भी खत्म हो गए, बल्लेबाज भी कुछ आउट हुए। सो पाकिस्तान के लेजेंड्स आज भी ये बता रहे हैं निमरा कि आपकी जो ये T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट थी, जिसको पाकिस्तान का वे ऑफ क्रिकेट कहा जाता था, उसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान आज भी नंबर 1 है, और पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं वो नंबर 1 है। अब उम्मीद करते हैं कि जो हमारे नए लड़के हैं, करंट लड़के हैं, ये भी अपने लेजेंड्स से कुछ ना कुछ सीखें। और वैसे लेजेंड्स की एक और खबर भी है कि वो कामरान और शर्जील ने मिलके कोई सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया है। जी हाँ, कामरान अकमल और शर्जील ने मिलकर इरफान पठान का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। इरफान पठान अफगानिस्तान जीतता था तो हमें डांस करते हुए नजर आते थे, पाकिस्तान हारता था हमें सेलिब्रेट करते हुए नजर आते थे। तो इरफान पठान की जो गेंद थी वो बिल्कुल नहीं पहुंच रही थी और काफी अच्छी खासी धुलाई की गई शर्जील खान की जानिब से भी और कामरान अकमल की जानिब से भी। इसके अलावा शाहिद अफरीदी जब आते हैं विकेट लेते हैं, शोएब मलिक जब आते हैं विकेट लेते हैं, यूनुस खान 50s बना रहे हैं, मिसबा उल हक 50s बना रहे हैं। सो पाकिस्तान की टीम हॉट फॉर्म में, ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया, उसके बाद वेस्ट इंडीज को हमने हराया, फिर हमने इंडिया को हराया, और अब हम इंग्लैंड को भी हरा चुके और इंग्लैंड को भी क्वाइट अमेजिंग हराया 79 रन से। लगातार जीतती आ रही है भाई पाकिस्तान की लेजेंड्स की टीम, और लेजेंड्स ने एक बार हंसते मुझे लगता है साबित कर दिया कि लेजेंड ही होता है। जी हाँ, ऐसे ही है। और इंग्लैंड चैंपियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान चैंपियंस चौथी कामयाबी हासिल करके अब तक टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त है। और मैं आपको एक और खबर देता चलूं, आपने अच्छी खबर बोली तो मैं अच्छी खबरें आपको देता हूं कि पाकिस्तान की टीम इस इवेंट में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और अब पाकिस्तान को टॉप 4 में से कोई नहीं निकाल सकता। अभी तो टॉप पे है, लेकिन ये 2 पे आ सकती है, 3 पे आ सकती है अगर आखिरी मुकाबला हम ऊपर नीचे हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी हम सेमीफाइनल जरूर खेलेंगे। हाँ बिल्कुल। और जो मैच हुआ उसका कुछ नाज़रीन से अहवाल भी शेयर करते चले, इनकेस किसी ने अगर मैच नहीं देखा। तो बर्मिंघम में हुआ ये मैच, और मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और फिर टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान चैंपियंस ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट्स के नुकसान पर 196 स्कोर किया, और फिर इंग्लैंड को 197 रन का हदफ मिला, और प्रैक्टिकली फिर पाकिस्तान के 197 रन को जब चेज कर रहे थे वो, उसके ताक़ुब में इंग्लैंड के चैंपियंस जो हैं वो 117 रन ही बना पाए। मतलब कि काफी सारा मार्जिन आपको है, 197 से 117 काफी सारे फिगर्स हैं जो कह रहे थे। सो बासलाहियत हमारे ये लेजेंड्स हैं, और उनकी कोचिंग के लिए इस वक्त जो है वो मजीद ऑब्वियसली कोशिश की जा रही है, बेहतरीन वो कोचिंग लेजेंड्स की कोचिंग तो अब उस तरह से नहीं हो सकती, लेकिन जो मतलब आपने कोचिंग की बात की है तो कोचिंग के हवाले से पाकिस्तान के रेड बॉल के कोच जैसन गिलेस्पी का कहना है कि पाकिस्तान की टीम में सलाहियत मौजूद है और कोचिंग के लिए मैं बेताब हूं। कौमी टेस्ट टीम के कोच जैसन गिलेस्पी का कहना था कि पाकिस्तान टीम बासलाहियत है, और इस हवाले से उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कौमी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, फिट हैं, मजबूत रहना चाहते हैं, और फिट रहना हर प्रोफेशनल क्रिकेटर की जरूरत है, और फिट होना खिलाड़ियों की जिम्मेदारी भी है। और जैसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान में मेरे ख्याल पिछले 15-20 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं, कैंप भी लगा। और फिर आपको एक और बात, ये खबर आपको बताता चलूं क्योंकि वो मेरी फील्ड है, कि अजहर महमूद और उसके साथ साथ जो आपके गैरी क्रिस्टन हैं
वो लाहौर में पहुंच आए हैं। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रही थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको बेताबी से इंतजार था कि वो मुद्दा कब खुलेगा, कि वर्ल्ड कप की शिकस्त किसी ना किसी के ऊपर डाली जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि अब वो पहुंच चुके हैं और मोहसिन नकवी साहब वहाब रियाज का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाब रियाज खेल रहे हैं लेजेंड्स लीग। तो ये दोनों पहुंचने के बाद मोहसिन नकवी साहब ने इनकी रिपोर्ट्स तो ऑलरेडी पढ़ ली हैं, तो अब बहुत जल्द आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आएगी जिसमें तमाम तर जो हकायक हैं वो आवाम के सामने रखे जाएंगे। किसने ग्रुपिंग की, किसने छक्के नहीं लगाए, किसने चौके नहीं लगाए। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा होगा। मैं आपको कुर्बानी का बकरा होगा, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि लेजेंड्स को हमने लगा दिया, इंजी को ले आए, या फिर वकार को लाने की बातें हो रही हैं, मिसबाह को लाने की बातें हो रही हैं। वहाब रियाज तो पहले भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन ये सारी चीजें, ये एक सॉफ्ट इमेज देने की कोशिश की जा रही है मोहसिन नकवी साहब का, क्योंकि सॉफ्ट इमेज इस वजह से देने की कोशिश की जा रही है कि उन पे तनकीद हो रही थी, तो वो अपने से सारी चीजें हटा के अब तनकीद का रुख उस बकरे की तरफ जो कि कुर्बान किया जाएगा अगले 1-2 दिन में, या फिर इन वर्स्ट केस सिनेरियो आपको 13 जुलाई तक या फिर 1-2 दिन तक और वेट करना पड़ेगा कि वहाब रियाज साहब भी आ जाएं, और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब किसी ना किसी को कुर्बान करेंगे और वो कुर्बानी उनकी जो एक मीटिंग थी टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ हस्तैन मुलाकात होनी थी, वो कहां तक पहुंची? देखिए वो तो एक खबर आई थी, खबर आई थी कि इंजमाम उल हक हो गए, फिर इसके साथ मिसबाह उल हक हो गए, वकार यूनुस हैं, मुश्ताक हैं, सकलेन मुश्ताक हैं, इन तमाम तर लोगों को बोर्ड में लाने के लिए एक खबर सिर्फ फ्लोट की गई थी। अभी तक उनसे किसी से भी उनका डायरेक्ट राब्ता नहीं हुआ, और मैं समझता हूं कि इतने ज्यादा क्रिकेटर्स का आपने भरमार करके क्या करना है बोर्ड में। ऑलरेडी वकार यूनुस टीम की हेड कोचिंग कर चुके हैं, मिसबाह उल हक हेड कोच भी रहे, सिलेक्टर भी रहे, इंजमाम आपको याद होगा यहीं पे बैठ के मैंने कहा था कि इंजमाम एज ए चीफ सिलेक्टर मुस्ताफी हो रहे हैं, और 6 महीने पुरानी बात है कि इंजमाम चीफ सिलेक्टर से। तो ये सारे लोग आजमाए हुए लोग हैं। मेरा ख्याल है कि सिस्टम नीड्स स्टेबिलिटी। जब तक आपके सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपका सिस्टम नहीं चल सकता। बिल्कुल, एक दिन इंजमाम अगर इस्तीफा दे रहे हैं या आप पिछले रोज किसी और को निकाल रहे हैं या कोई आ रहा है जा रहा है, ये स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मसाइल होंगे। ये वैसे बाबर आजम के साथ जैसे मीटिंग हुई, कि ये मीटिंग उसी तरह की तो मीटिंग नहीं है कि ढके छुपे हो रही है, या उसके हवाले से ना कोई मेरे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, ना कोई खबर आई। के साथ तो सारी मीटिंग करते हैं। बाबर एक ऐसा प्लेयर है, इस वक्त शायद वसीम, मुझे याद आ गया व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई थी, वो व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी। शुएब जट साहब जो हमारे एबीएन के साथ मुंसलिक हैं, उन्होंने वो स्क्रीनशॉट भी दिखाया था। उसके बाद एक पूरा पाकिस्तान में मामला बना था। लेकिन बाबर से जो मुलाकात हुई है, मेरा ख्याल है कि ये रूटीन की मुलाकात थी, और उस मुलाकात में उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट पेश की, वहाब रियाज ने भी की। अब ये मोहसिन नकवी पे है, अगर तो वो सिंसियर है क्रिकेट के साथ तो उनको देखना चाहिए कि बाबर, शाहीन या फिर रिजवान, इनमें से कौन कल्प्रिट है, या फिर वहाब रियाज भी इनमें शामिल हैं, और उसके बाद ये फैसला करना चाहिए, क्योंकि मुलाकातें, उसके बाद रिपोर्ट्स, ये सिलसिले अब बहुत लंबे हो चुके हैं। वर्ल्ड कप को खत्म हुए तकरीबन 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोई एक स्टेटमेंट होता है ना निमरा, हम तो ये नहीं कह रहे कि आप बंदा फायर करें, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हो, कोई हकायक हो। हम जो टीवी पे बैठ के बात ही करते रहे कि टीम में ग्रुपिंग है, टीम में मामलात खराब है, बता दें लोगों को, बता दें कि हाँ बिल्कुल आए सामने आके बताएं लोगों को ग्रुपिंग है या नहीं है। अगर मीडिया भी फॉर एग्जाम्पल कोई बात करे तो वैसे तो नहीं कर रहा ना, सोर्सेज होते हैं जिससे खबरें आती हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उसका काम ही दिन रात इसको कवर करना है, तो वो अगर कोई खबर लेके आ रहा है तो उसमें कोई ना कोई हकीकत होगी। अगर नहीं है तो आप उसको झुटला दे, अगर हकीकत है तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और इस टीम के साथ खुदारा रहम करें जो हमारी बोर्ड की हालत कर दी है। हर बंदा इमोशनली अटैच्ड है, इसका प्लीज अंडरस्टैंड करना चाहिए इस बात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हम इमोशनली इन्वेस्टेड है इस गेम में, और हम चाहते हैं कि ये हमारी जो क्रिकेट बोर्ड है ये भी ग्रो करे, हमारी टीम अच्छा खेले, और वो दिन आए जहां पे हमें ये कहना पड़े कि इंडिया के खिलाफ मैच किया, हम पूरा वर्ल्ड कप जीते, और 1992 से हम बाहर आके 2025 में भी या 2026 में 2027 में हर साल फतूहात समेटे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का, क्या ख्याल है आपका? ब्रेक शामिल करनी चाहिए? ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ बहुत अच्छे लोग मौजूद होंगे, आपके सितारों के हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो। और अब अच्छी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छी खबरें हमने इससे पहले क्रिकेट के हवाले से भी शेयर की थी, और अब निमरा हम चलेंगे पेशावर में एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म का कारनामा आपको बताएंगे। आज हम आपको पाकिस्तान की पहली सोलर प्लग इन हाइब्रिड जीप के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मुल्क में अपनी नौयत की पहली कार है। ये कार ना सिर्फ एक 200 सीसी ICC इंजन से लैस है, बल्कि इसमें
2.2 किलोमीटर वॉट की इलेक्ट्रिक मोटर भी शामिल है जो सोलर चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ चलती है। ये कार एक पाकिस्तानी इंजीनियर तालिब इल्म की मेहनत का नतीजा है जिसने खुद अपना डिज़ाइन किया और मुकम्मल सोलर प्लग इन हाइब्रिड कार खुद तैयार की। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं जी कायम हसन जिन्होंने इसका ये कारनामा सरअंजाम दिया, शानदार कारनामा सरअंजाम दिया एक्चुअली। कायम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह करम है। सबसे पहले तो मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत कारनामे के लिए। ये सोच कहाँ से आई, मतलब व्हेन डिड यू थिंक अबाउट इट कि भाई मुझे ये काम करना है, आई हैव टू डू इट? शौक मुझे मैकेनिकल वर्क से शुरू से था, ऑटोमोबाइल साइड पे। तो मैंने 10 क्लास में भी गाड़ी बनाई थी, बट तब इतना सोशल मीडिया पे आ नहीं सका। बट अभी यूनिवर्सिटी में मुझे शौक था, तो मैंने अपने सुपरवाइजर साहब से डिस्कशन की कि हम क्या बना सकते हैं प्रोजेक्ट में। तो उन्होंने कहा, मैं उनको बताया, फिर वो कहते हैं कि आप खुद सोचें। फिर गाड़ी का हमने सोचा, तो उन्होंने बताया कि गाड़ी सिर्फ ये नहीं कि सिंपल गाड़ी बनाए, वो तो ऑलरेडी मार्केट में है, कुछ नया करें। तो फिर कुछ नया पे मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया और 1 महीने के हमने डिस्कशंस के बाद एक फाइनल किया कि हमें गाड़ी बनाएंगे अपनी। पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम अपना चेसिस भी खुद डिज़ाइन किया, पूरी गाड़ी भी फर्स्ट टाइम किसी ने खुद फैब्रिकेट की है और हाइब्रिड गाड़ी फैब्रिकेट की हमने। फिर हमने गाड़ी का सोचा, फिर हमने सोलर का ऑप्शन बीच में डाल दिया कि एक नया यूनिक फीचर आ जाए गाड़ी में। तो ठीक है, सिस्टम है सारा। तो कितनी टीम मेंबर्स थे? टीम मेंबर 4 थे, बट फैब्रिकेशन सारी मैंने की है और जो बाकी 3 मेंबर्स उनका रिसर्च और थीसिस वर्क का काम था उनका। सही हो गया। अच्छा, तो आप लोगों ने 1 महीने में किया ये? नहीं, 6 महीने का टाइम लगा। 6 महीने में, 1 महीने आपको शायद रिसर्च वगैरह और वो सब 1 महीना हमने रिसर्च किया, इसके मॉडल्स वगैरह बनाए जो फाइनल कर लिए थे। इसके फिर चेसिस पे एनालिसिस हो रहा है। जिस तरह वो वीडियो हम दिखा रहे हैं, इस तरह लग रहा है कि प्रॉपर जैसा वेल्डिंग का काम होता है उसी तरह जुगाड़ी काम किया आपने। नहीं, इसमें एक पॉइंट पे भी जुगाड़ नहीं हुआ। ये सारा प्रॉपर मैकेनिकल एस्पेक्ट्स पर बनी हुई है गाड़ी। अच्छा, इस पे एक चीज सारी जो की हमने उसकी कंपोजिशन क्या है, हाउ डज इट वर्क, वो बताएं हमें सारा। ये थोड़ा सा बताइएगा ना, क्योंकि दिखने में ये लग रहा है, जिस तरह आप वो देख रहे हैं ना, दिखने में ये लग रहा है कि ये प्रॉपर आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, उसी तरह आपने जुगाड़ किया और वो स्ट्रक्चर बनाया, उसके ऊपर किया। गाड़ी किस तरह बनती है और इस गाड़ी को आपने किस तरह बनाया? ऐसा था कि मुझे आपको वजह से बताया, मुझे शुरू से शौक है, तो टूल्स वगैरह मैंने अपना परचेज किया है सारा मार्केट से, और कुछ जो यहाँ पर नहीं मिलता मैं बाहर से इम्पोर्ट करा। तो मेरे पास माशाल्लाह सारा लेटेस्ट टूल्स है, तो टूल्स है मेरे पास। जुगाड़ वाला काम इस पर कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि आपको बताया, मैंने अपने शौक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी स्टडी खुद की है, शौक से लिया। अच्छा, तो फिर हमने पढ़ लिया था उसमें कि मॉडल्स कैसे डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर मैंने पहले इसका सबसे पहले चेसिस डिज़ाइन किया, जो अभी तक पाकिस्तान में किसी ने अपना नहीं डिज़ाइन किया। अच्छा, चेसिस डिज़ाइन की, फिर उस पर कैलकुलेशंस की, प्रॉपर लोड एनालिसिस, स्ट्रेस एनालिसिस उस पर किया हमने सारा। अच्छा, उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो फिर मैंने उस चेसिस की सिमुलेशन करके उस पर लोड डाल के एक्चुअल देखे कि कहाँ पर डिफॉर्मेशन आ रही है, कहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रही है। फिर चेसिस अपना डिज़ाइन किया खुद ही, और फिर उसके बाद चेसिस के बाद पूरी गाड़ी का मॉडल बना के उस पर एरोडायनामिक्स टेस्ट हो, जितने आगे पीछे टेस्ट थे वो सारे किए, फिर चेसिस हमने बनाया सारा। अच्छा, ये हमारे यहाँ चीज़ जब बन जाती है तो उसके बाद उसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर सवालात खड़े होते हैं कि ये कितना ड्यूरेबल है, कितने लंबे अरसे तक चल सकता है। तो आप इस प्रोडक्ट को अगर लेट सपोज आपसे कोई राब्ता करता है तो आप कितने बड़े पैमाने पर कितना सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर हमने इस पर कैलकुलेशन वगैरह की, उसके हिसाब से तो इस पर डिफ्लेक्शन नहीं आती, क्योंकि इसमें 2 mm की डिफ्लेक्शन थी जो हम बना रहे थे। तो ये फेल तो नहीं हो सकता, इसका चेसिस तो इंशाल्लाह फेल नहीं हो सकता सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हमारे लोड पे। और बाकी तो आपके चलाने पे डिपेंड है कि आप किस तरह चलाते हैं, आपका यूज़ किस तरह है, वो तो सर आपके ऊपर डिपेंड है। ब्लैक कलर फाइनल हुआ इसका? जी, ब्लैक कलर फाइनल इसलिए रखा है कि अभी तो फिलहाल ब्लैक बहुत ग्रेसफुल लगता है वैसे भी। जी, हमने इसलिए भी रखा है कि नजर कम से कम लगे, वो मसला हो जाता है थोड़ा सा। दैट्स अ गुड आइडिया वैसे, है ना, काला रंग रख दो चीज। बहुत सारी ऐसी हाइब्रिड निम्रा कार्स भी असेंबल हुई है पाकिस्तान में कि जो 50-50 लाख रुपए की मिलती है। इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहा हूँ। अभी आप हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं या इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, तो लेट सपोज अगर इसको आप प्रॉपर एक इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, कोई आपसे कल कॉन्टैक्ट करता है, तो ये सारी कार प्रोडक्ट बन के पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, तो इसकी कितनी कॉस्ट होगी और किस तरह से ये मार्केट में अवेलेबल होगी अगर ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए? देखिए, मैं आपको बताता चलो एक बात और कि जब मार्केट हम गाड़ी बना रहे थे ना, तो उससे पहले मेरे कुछ अपने नज़रिए थे। पहला नज़रिया यही था कि मार्केट में एक ऐसी गाड़ी हो जो सस्ती हो, अच्छी हो और एक गुड उसके मतलब क्वालिटी के साथ, ड्यूरेबल गाड़ी हो, ड्यूरेबल गुड क्वालिटी के साथ हो। तो ये गाड़ी हमने जो बनाई है, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट्स में मटेरियल यूज़ किया हमने। A36 में माइल्ड स्टील हमने यूज़ किया, MS सारा। अच्छा, और इसका जो है 16,30,000 रुपये अभी तक मेरे से कॉस्ट आई है। ये फर्स्ट मॉडल, फर्स्ट प्रोटोटाइप आई है। 16 लाख रुपया ये आपने खुद किया है या यूनिवर्सिटी वगैरह साथ ही क्या था? हु डिड दैट? अफसोस के साथ कहना पड़ा, यूनिवर्सिटी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। ओह, हमने अपनी जेब से लगाया और ज़्यादातर पैसे मेरे ही लगे। ऑलमोस्ट 17 लाख से आपने अपने पास से लगा के अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। दैट वाज अ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट।
जी, वो तो आप ऑब्वियसली टॉप कर चुके होंगे क्लास में। और इसको अगर खूबसूरती में लाया जाए, लेट्स सपोज अगर ये खूबसूरत कार हो, उसके अंदर आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज करें या व्हाटसोएवर इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी यूज करें, तो वो खूबसूरत कार किस तरह, मतलब उसकी क्या आप प्राइस बता सकते हैं? सब कुछ बना ने 6 महीने के शॉर्ट टाइम पीरियड में बना, पूरी गाड़ी A to Z, और ये सब कुछ मैंने हाथ पे किया। अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे और हम बल्क प्रोडक्शन साइड पे जाएं, जो भी 16.5 लाख की कॉस्ट है डायरेक्टली 12 लाख टू 13 लाख पे डाउन हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, बल्क प्रोडक्शन और दूसरा इसकी एस्थेटिक लुक भी और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट। बल्क प्रोडक्शन से कॉस्ट इसलिए क्योंकि जो आप लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो जब आप बल्क में लेते हो उसकी प्राइस कम होती है, इस तरह भी कम हो जाएगी। और अभी इस मॉडल में तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने डबल परचेज की है, लगा के देखिए। हमारा एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे आप, ऑब्वियसली नाउ यू आर सर्टेन अबाउट कि भाई ये करना है, यहाँ पे करना है, ऐसे करना है, तो वो सब पता है, गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है ऑब्वियसली। और बाकी इसमें पार्ट ज्यादातर ऐसे हैं जो लोकल मार्केट से आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हमने वो लगाई इसलिए कि वो चीप रेट में मिले, और अगर कल कोई गाड़ी ले तो उसको पार्ट्स की वजह से मुश्किल ना हो कोई भी, इसीलिए इसमें 2 पैसेंजर्स वाली गाड़ी लग रही है, तो अगर इसमें 4 पैसेंजर्स आ सकते हैं। मैंने बैक पे सीट्स नहीं लगाई अभी। अच्छा, सीट्स नहीं लगाई आपने? सीट्स नहीं लगाई। वो लोड भी बेयर कर सकती है? जी, 490 kg का पे लोड ये बेयर कर सकती है, कैलकुलेशंस की। 490 kg जी। और मेहरान का कितना होता है? मेहरान का हमने नहीं देखा सर, हमने डिजाइन नहीं की ना, जिन्होंने डिजाइन किया उनका काम। अच्छा, कितनी खूबसूरत लग रही है। मतलब 4 बंदे तो अकोमोडेट हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई भारी भरकम बंदा आ गया तो फिर क्या करेगी आपकी गाड़ी? कोई मसला नहीं। सोचो 150 का बंदा आ गया। हाँ, 150 का एक बंदा हो जाए। कैलकुलेट किया है। तो अगर 490 आराम से, अगर कोई बहुत ही ज्यादा वेट वाला हो तो भी वो अकोमोडेट हो ही सकता है। 200 के 4 आ गए तो फिर तो वो 800 के हो जाएंगे। फिर तो उनको बाहर निकालना है, चला तो लेंगे, खैर फिर तो मुश्किल ही हो जाएगा। अच्छा, मजीद क्या प्लान्स है आपके अभी? फिर इस प्रोजेक्ट ये तो कंप्लीट हो गया, अभी इसी को लेके फर्दर आगे जाना है या मजीद फ्यूचर में? देखिए, इस प्लान का मैं आपको बता, तो इसमें 200 सीसी का आईसी इंजन है और एक 2.2 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोड पे ये आपको 60 किलोमीटर की रेंज देगी विदाउट सोलर के साथ 10 to 15 किलोमीटर और भी इंक्रीज हो जाता है। शर्त ये आप फिर से बताएंगे मुझे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। ऐसा है कि ये सोलर प्लग इन हाइब्रिड जीप है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फीचर इसका मेन फीचर है, ठीक हो गया। एक चार्ज पे, सिंगल चार्ज पे आपको विदाउट सोलर ये आपको 60 किलोमीटर की रेंज देगी। ओह, दैट्स वेरी नाइस। ये हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं 120 तक, बैटरी पैक इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो फ्यूचर में अमेंडमेंट्स करूंगा इसके साथ में। ठीक है। 60 किलोमीटर के बाद इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा इसका, और वो आपको 35 to 40 किलोमीटर रेंज देगा 1 लीटर पेट्रोल पे। ठीक है। और जो सोलर का आप बता रहे थे? सोलर का फीचर ये कि आप अगर ऑफिस वर्कर है, ऑफिस आए, ऑफिस के बाद आपने गाड़ी खड़ी की है, तो जो आपके 3-4 यूनिट घर में कंज्यूम होते हैं चार्जिंग पे, वो भी आपके कंज्यूम नहीं होंगे, फ्री में बैटरी पैक चार्ज हो जाएगा आपका। और अगर बैटरी खराब होगी तो डायरेक्ट सोलर पे भी चल सकती है? डायरेक्ट सोलर पे नहीं चल सकती, वो इतना पावरफुल है नहीं। उसके लिए कोई सोलर हो सकता है? हमने पूरा मैकेनिज्म उसके लिए वो चार्ज करने के लिए ज्यादा सोलर जो है वो उसके लिए। जब आप नॉर्मल स्पीड पे स्लो चल रहे होते हैं 20 to 30 की स्पीड पे, तो जो स्पीड है वो सोलर ही दे रहा होता है, इसी वजह से 10 to 15 किलोमीटर और इंक्रीज हो जाता है। अच्छा जी, मतलब एक चार्ज पे 60 किलोमीटर 10 to 15 इंक्रीज, मतलब एक गो पे 80 से 90 किलोमीटर चला सकते हैं। एक चार्ज और 1 लीटर पे बिल्कुल आराम से इजीली। सो आर यू प्लानिंग के मार्केट में लेकर आए अपनी ये जी? मैं बिल्कुल प्लान करूं कि मार्केट पे लाऊं, और उसमें मैं कुछ और भी चेंजेस करूंगा, उसकी मैं फिर रेंज इंक्रीज करूंगा उसकी में 60 से 120 तक लेकर आना। अच्छा बैटरी पैक लाऊंगा इसमें, तो अभी हमारे पास टाइम भी नहीं था और एक कंजेस्टेड बजट था, एक्सपेरिमेंट भी था ना एक तरह से आप कह सकते हैं। अभी तो जब आप सर्टेन हैं चीजों के वाले से, तब तो आपने बहुत कुछ कर लेना जी। और अभी पाकिस्तान में चूंकि फर्स्ट टाइम था, तो मैंने इस पे ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं रोकता। नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट जो होगा इंशाल्लाह उसमें फिर अमेंडमेंट्स करके और भी इसको अच्छे से अच्छा बनाएंगे, और एस्थेटिक लुक भी इसकी और अच्छी होगी। सो पाकिस्तानी मार्केट में लेकर आएंगे तो रेट्स वगैरह जो होंगे वो फिर जाहिर है आपके, क्योंकि मेरा एक और इरादा भी है, जिससे हमारे इधर ज्यादातर गरीब तबका है जिसके लिए हमने बनाना है, तो ये जो चेसिस मैंने डिजाइन किए, मैं चेसिस ऐसा डिजाइन किया कि वन टाइम चेसिस डिजाइन हो गया, इसी पे हम गाड़ी की शेप भी दे सकते हैं, इसी के ऊपर हम मिश्का भी बना सकते हैं, इसी पे लोडर, इसी पे हम शटल वगैरह सब कुछ बना सकते हैं एक चेसिस के ऊपर। अच्छा, तो जो रिक्वायरमेंट होगी हमारी मार्केट में इतनी ज्यादा, अभी आपकी ये वीडियो भी वायरल हुई, पूरे पाकिस्तान आपके बारे में बात कर रहा है, यू आर टॉकिंग टाउन, सो गवर्नमेंट की जानिब से कोई राब्ता हुआ? अभी तक तो फिलहाल नहीं किया किसी ने राब्ता। अच्छा, बहुत डीली है ना? जी, बस अगर हमारी गवर्नमेंट हमें कुछ इस तरह एग्जीबिशंस वगैरह कराए ना, तो मैं तो कुछ भी नहीं, मैं इससे आगे के लोग भी आपके सामने आएंगे फिर। अच्छा, यस यू आर सो राइट अबाउट इट कि भाई टैलेंट की तो कोई कमी है ही नहीं पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है वैसे क्योंकि ऑब्वियसली आपने खुद इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, और आपके रास्ते में जो मुश्किलात आएंगी ऑब्वियसली मैं उनको सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, फील तो कभी भी नहीं कर सकती। तो क्या हमारी हुकूमत को मजीद ऐसे इकदाम करने चाहिए जिस तरह के आप जो बात करें कि आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हमारे सामने आ सकते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को, खासतौर पे इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह से? हमारे पास इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराने चाहिए जिसमें स्टूडेंट अपना टैलेंट लेके आगे आए, कुछ एग्जीबिशंस हो, कुछ इवेंट्स हो जिसमें वो कुछ विनिंग प्राइज रखें कि लोग उसकी लालच में आगे आए। इस तरह तो डायरेक्ट कोई भी नहीं आएगा, कोई इवेंट करा देखो उन पागल है कि अपने पैसे जाया करके आगे आ जाएगा। कायम हसन की तरह थोड़ी है कि 16 लाख रुपए लगाए। बिल्कुल देखो कायम ने 16 लाख लगाए और 16 लाख उसको बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसे जो तालिब इल्म हैं इनको गवर्नमेंट पे सपोर्ट करिए, और गवर्नमेंट से मेरी निम्र हाथ जोड़ के गुजारिश है
आपको एक याद हुआ कि पाकिस्तान में एक ऐसा भी बंदा है जिसने कहा कि मैं पानी के साथ कार चला सकता हूँ, उसको मतलब डिस्करेज कर दिया गया, उसको बुलाया नहीं गया। और फिर ये कायम हसन जैसे लोग हैं जो कि अपनी मदद आपके तहत 16 लाख रुपए लगा के इन्होंने एक जबरदस्त कार 16.5 लाख रुपए लगाया और एक कार इन्होंने डिजाइन की। और ये हमारा फ्यूचर है। आपके मुल्क में पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने हैं, पेट्रोल आपसे मैनेज हो नहीं पा रहा, और ऊपर से अगर इस तरह का टैलेंट हो आपके पास तो इनको एक जगह पे जमा करके एक इंडस्ट्री इनको लगा के दे दी जाए। और जिस तरह उन्होंने कहा कि बल्क में खरीदेंगे तो ये 10 लाख की हो जाएगी, इसमें ना कोई आपको टैक्सेस की जरूरत है। हर बंदा अगर अपने ऑफिस से घर में आता है तो उसका टोटल 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता बनता है, वो सारे का सारा लोगों का फ्री हो जाएगा और आपकी पेट्रोल की खपत कहां से कहां पहुंच जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही मैं ऐड भी करना चाह रही हूँ। आपने कहा कि कायम ने अपने पास से 17 लाख रुपए लगाए, सो ही इज जस्ट अ स्टूडेंट। अभी ऐसा भी नहीं है कि वो कमा रहे हैं। तो जहां एक स्टूडेंट इतना डेडिकेशन शो कर सकता है तो क्या हुकूमत का ये फर्ज नहीं बनता बदले में कि उसको भी कुछ उसकी डेडिकेशन को एक्नॉलेज किया जाए, उसके टैलेंट को प्रमोट किया जाए, और फिर फायदा इन दी एंड हमारी अपनी इकोनॉमी का है, हमारे लोगों का है, हमारे मुल्क का है, हमारा ही नाम रोशन होना है। तो प्लीज गवर्नमेंट को यहाँ पे हमारे ये सेगमेंट करने का मकसद यही होता है कि जो टैलेंट है उससे मुलाकात करवा सकें आप सबकी भी, और फिर गवर्नमेंट शायद वो गवर्नमेंट के नोटिस में आए और इंशाल्लाह कायम आएंगे। और कायम थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। नाज़रीन वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक शामिल करते हैं और आपके सितारे क्या कहते हैं ये बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। हसनैन, डू यू वांट टू नो कि आपका ये आने वाला हफ्ता कैसा होगा, क्या होने जा रहा है? ये तो सब पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, लेकिन इस तरह तो सब जानने चाहते हैं कि अगला हफ्ता किस तरह का होगा। अगले हफ्ते में हमारे मुआशी हालात क्या होंगे, हमारे कुछ तरक्की के चांसेस हैं नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं अल्लाह ना करे कोई मसला ना हो, जिनके पेपर्स के दिन होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा अगला हफ्ता कैसा होगा। फिर उसके बाद रिजल्ट्स के दिन होते हैं, नताइज वो पहले जानना चाहते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार होते हैं, बेरोजगार शादी के कुछ ऐसे अवाम में जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, वो चाह रहे होते हैं। ऐसे होते हैं कि जिनकी 30-35 साल हो चुके होते हैं, शादी नहीं होती, तो वो इस उम्र में होते हैं कि इस तलाश में होते हैं कि किसी तरह से हमें कोई आए और हमें बताए अच्छी खबर। अच्छी खबर तो देखते हैं, आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके सितारे क्या कहते हैं। फल्कियात की दुनिया में इस वक्त आपको लेके जाते हैं इस दुनिया के 12 सितारे या फिर की निशानियों के बारे में, और फिर जानते हैं कि पाकिस्तान में इन सब की क्या अहमियत है। इसी पे बातचीत भी करेंगे जी। और हमें ज्वाइन किया है अजीम हनीफ शेख साहब ने, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बताइएगा कि ये हफ्ता जो है आने वाला पाकिस्तान के लिए सबसे पहले मेरे ख्याल में पहले इनसे पूछ लेते हैं 12 सितारों का हाल, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। जरा पहले 12 सितारों का हाल बताइए कि अगला हफ्ता थोड़ा सा प्रिसाइज बताइएगा ताकि सारे लोग सुन लें जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं कि उनके जो बुर्ज हैं उनके मुताबिक उनका अगला हफ्ता कैसा रहेगा। हाँ जी, मैं इसको स्टार्ट करते हैं एरीज से। और एरीज वालों के लिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये स्टार्ट हुआ है फरवरी मार्च, यहाँ से भी कंडीशन इनकी ठीक नहीं है, जॉब रिलेटेड कंडीशन और बिजनेस रिलेटेड और बाकी इंटरनल अफेयर्स, इनके जो फैमिली के मामला में कुछ चीजें ठीक नहीं है, बैड पेरेंट्स के एस्पेक्ट इनके ऊपर है। उनको ठीक करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस का गुजारा करना होगा। जैसे ही अभी अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक में इनको ये लग रहा होगा कि मुझे जॉब चेंज, ये जो वीक आ रहा है ये स्टार्ट हो गया अभी, इस वीक में लग रहा होगा कि इनको जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, ये बिजनेस चेंज कर लेना चाहिए। ये ऐसा कोई भी काम अभी नहीं करना, अभी कुछ अच्छा वेट करना है। ये वीक बड़ा बहुत ज्यादा पेशेंस वाला है और चीजें जो है अपने हेल्थ इश्यूज पे अपने फाइनेंसिस पे बाकी सारी चीजों पे जो है वो फोकस करें और चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि बैड एस्पेक्ट इस वक्त हैं, इसलिए उसको कॉप अप करने के लिए उनको फेस करने के लिए ये हफ्ता आपने पेशेंस के साथ ठीक हो गया। ये एरीज की बात होगी हनीफ साहब। एरीज इस वक्त जो हमें देख रहे हैं आप लोगों के लिए नाज़रीन ये बताया अजीम साहब ने कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको जॉब वगैरह चेंज करनी चाहिए तो कोई बड़ा स्टेप इस हफ्ते में आप लोगों ने नहीं लेना। आगे चलते हैं जी। टॉरस के बारे में मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त जी
टॉरियंस जो है वो उनको अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज्यादा ग्रिप रखनी पड़ेगी। इस वक्त पैसे आ भी सकते हैं, इस हफ्ते में पैसे आएंगे और एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे। और हनीफ साहब हसनैन टोरस से अगर इनके पैसे आ रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, सैलरी आ रही है, पैसे आ रहे हैं तो यू ओ अस अ पिज़्ज़ा मतलब उसको जो है वो हमने काबू में रखना है, पैसों को जाने नहीं देना। फिर हसनैन जो है नहीं काबू में नहीं रख रहा, आप लंच करा रहे हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। काबू में नहीं रख रहे, आप लंच भी करा रहे हैं और कोई एसेट भी चेंज कर रहे हैं, अपना मोबाइल, गाड़ी, कोई भी चीज आप चेंज कर रहे हैं, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चेंज कर रहे हैं। आपके माइंड में पिछले माइक्रोवेव सारे टॉरियंस, बहुत सारे मोस्टली टॉरियंस, उनके ज़हन में ये चीज पिछले 20-25 दिन से चल रही है और मेरा ख्याल है इस वीक में वो चेंज कर लेंगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। जेमिनाई में, जेमिनाई हूँ तो प्लीज अलर्ट होके सुनती हूँ जरा। हाँ जी, जेमिनाई इस वक्त ट्रैवल करने के पूरे प्लान में है, इस वीक में प्लान करेंगे और अगले वीक में कुछ छुट्टियां लेने के पूरे चांसेस में है और ऑफ डेज इनके आगे आने वाले हैं। ये आपने ऑन एयर नहीं बताना था। हमने तो जेमिनाइज को बता दिया कि जितने जेमिनाइज हैं, मोस्टली जेमिनाइज, नॉट के सारे, लेकिन ये कि मोस्टली जेमिनाइज जो है वो इस वीक में प्लान कर चुके हैं सारी चीजें और डिस्क्लोज हो गई। अच्छा, मजे की बात है, मैं वाकई ट्रैवल का प्लान कर चुकी हूँ इस वीकेंड का, तो आपने बिल्कुल ठीक बताया। चलें फिर और क्या होगा? नहीं, जेमिनाई का सुन लेना ना पहले प्लीज। भी एक ही बात सुनने दी है। नहीं, जल्दी से बताएं प्लीज, मजीद क्या है जेमिनाई के लिए? हाँ जी, जेमिनाई के लिए फिर वही बात है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं प्लान तो एक्सपेंसेस तो होंगे, लेकिन इसके साथ है कि आपको फैमिली गेट टुगेदर का फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा मौका मिलेगा, बड़ा रिलैक्स ट्रैवल होगा, बड़ा अच्छा ट्रैवल होगा। लेकिन खास तौर पे अपने लगेज का, अपनी बाकी सारी चीजों का जेमिनाई को बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी, बड़ा ख्याल करना पड़ेगा। ठीक हो गया सर, नेक्स्ट पे चलते हैं सर। हमारा तो हो गया दोनों का। कैंसर के लिए बता दूं, कैंसरियन इस वक्त अपनी हेल्थ के ऊपर पूरी तवज्जो दें। हेल्थ जो है उनकी खराब हो सकती है इस वीक में, जैसा कि मौसम चल रहा है, मॉनसून स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट, तो इस वक्त आपको अपनी हेल्थ का, कैंसरियन को बहुत सारा ख्याल करना पड़ेगा, उस पर एक्सपेंस हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जिन कैंसरियन की शादियां नहीं हो रही थी, लेट मैरिजेस थी जैसे आपने पहले कहा, वो उनके इस वक्त रिश्ते आने के चांसेस हैं। लेकिन इस वीक में देखें जरूर, पढ़के जरूर, विजिट जरूर करें, लेकिन फाइनलाइज करने की साइड पे मत जाइए इसकी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे जी, लियोज के भी ट्रैवल का प्लान बन रहा है। जितने लियोज हैं, मोस्टली लियोज 40-50%, 60% लियोज ट्रैवल, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल, जिनके डॉक्यूमेंट्स रुके हुए थे, जिनकी ऐसी कुछ चीजें जो खराब चल रही थी, कोई रिजेक्शन आ गई थी या ट्रैवल नहीं हो पा रहा था, हेल्थ इश्यूज थे, वो सारे इस वीक में रिजॉल्व। इस वीक में यानी कि लियोज के लिए गुड न्यूज आने के बहुत सारे चांसेस हैं कि उनको ट्रैवल रिलेटेड जो है वो चीजें वो सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। नेक्स्ट आर का भी जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट वर्गो में आ जाते हैं। वर्गोस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट दो एस्पेक्ट चल रहे हैं। एक तो पैसे आने वाले हैं बड़े अच्छे, बहुत ज्यादा। थोड़ी सी जो फैमिली लाइफ को खराब, शेख साहब सबके ही पैसे आ रहे हैं, जेमिनाइज के नहीं आ रहे? नहीं, पैसे टॉरस और जेमिनाई के आ रहे तो आ रहे हैं, लेकिन आपने जो है ना वो स्पेंड कर देना ना, हाँ, ट्रैवल के पे। ठीक, तो वर्गोस के भी पैसे आने वाले हैं। वर्गोस जो है वो बहुत सारे जो है ना, जो 40-50% हैं वो कंजूस है, तो वो इसलिए पैसे संभाल के रखेंगे, ज्यादा एक्सपेंस नहीं करेंगे। और उसमें जो जॉब्स कर रहे हैं, जॉब चेंज करने का ये वाला टाइम बड़ा अच्छा है। अगर उनके लिए इस वीक में कोई ऑफर आ रही थी या लास्ट वीक में ऑफर आई थी, तो इस वीक में जॉब चेंज करने का, बिजनेस चेंज करने का, नया बिजनेस स्टार्ट करने का, नए वेंचर स्टार्ट करने का टाइम है। इस वीक में कर सकते हैं वर्गोस। ओके, नेक्स्ट सजिटेरियस आई गेस। लिब्रा, ओके। लिबरल्स के बारे में अभी बहुत टफ टाइम है, अभी कुछ भी नहीं होगा। हमारे एक दो पॉलिटिशियंस भी लिबरल्स हैं, उनका अभी इस वीक में तो कुछ नहीं होगा। एक गुड न्यूज, दो गुड न्यूज आ सकती हैं, जिनके लीगल केसेस चल रहे हैं, जिनमें कोई ऐसे मामला चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है, उसमें एक आधी गुड न्यूज आ सकती है, लेकिन उसको इतना ज्यादा सेलिब्रेट ना करें। अपने मामला को, अपनी बाकी सारी चीजों को, पॉलिटिकली भी और फैमिली वाइज भी, ये दोनों चीजों को आपने कंट्रोल करना है, ये दोनों चीजों को आपने मैनेज करके चलना है। और कोई इतना ज्यादा हरी नहीं करना, कोई इतना ज्यादा रश नहीं करना कि चीजें खराब हो जाएं। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्कॉर्पियो आ गया जी। स्कॉर्पियो जो है इस वक्त अपनी जॉब बिल्कुल छोड़ने, जॉब बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नई चीजें अपनी जगह चेंज कर चुके हैं ऑलरेडी, और वहां पे
ठीक नहीं जा रहे, ठीक नहीं हो पा रहे, चीजें इनके लिए बेटर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करें, ये वीक भी गुजारें, उसका नेक्स्ट वीक भी हम बताएंगे कि नेक्स्ट वीक भी गुजारना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ में जाके स्कॉर्पियन की चीजें ठीक होंगी। अपने हेल्थ इश्यूज पे, अपने एक्सपेंसेस पे बहुत ज्यादा फोकस करें, ये दोनों चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट सजिटेरियस के बारे में बता दूं कि सजिटेरियस इस वक्त इस वीक में बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? अमीर होने वाले हैं। सब अमीर हो रहे हैं सिवाय मेरे। शेख साहब ये आपने अच्छा नहीं किया वैसे मेरे साथ। नहीं, आपके पैसे आ जाएंगे, आप पहले अमीर हैं माशाल्लाह, फिर आपने खर्च भी देने हैं। क्या ले लूं? ये है कि नेक्स्ट वीक में मैं कहा आपके पास पैसे ऑलरेडी, आप अमीर हैं, आपके पास पैसे आएंगे, आपका एक्सपेंस भी हो जाएगा, जेमिनाइज के एक्सपेंस होंगे, लेकिन जेमिनाइज का अच्छा टाइम, वैसे ओवरऑल बता दूं कि जेमिनाइज का अच्छा टाइम जो है वो 15 डेज तक स्टार्ट होगा और वहां जाके बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव चीजें हैं। ठीक हो गया, वेरी नाइस। सजिटेरियस की बात हो रही थी जी जी, सजिटेरियस के पास इस वक्त जो है वो बड़ा अच्छा चांस है, बड़ा अच्छा ग्रूम करने का चांस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल मीन की जैसे कहते हैं ना सडन गेन्स होने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो वो सडन गेन्स होंगे, फायदे भी होंगे। अच्छा सर जी, हमारी क्योंकि जो प्रोडक्शन टीम है वो ये जी 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 प्लीज जी अभी कैप्रिकॉन रहते थे, हसनैन कंप्लीट कर देते हैं। चलें जी जी, कैप्रिकॉन के बारे में मैं ये बता दूं कि इनको भी थोड़ा अपनी जो है ना इस वक्त जॉब स्टेक पे लगी हुई है या बिजनेस जो है उसमें लॉस होने के चांसेस हैं, तो इसलिए इस वीक में अपनी सारी चीजों को सम अप करें, अपनी सारी चीजों को बेहतर करें, लेकिन यहाँ पे बड़े एहतियात की जरूरत है। कोई जॉब छोड़नी बिल्कुल नहीं है, बिजनेस बिल्कुल भी बंद नहीं करना, शट डाउन नहीं करना, 15 से 20 दिन वेट करना पड़ेगा। ये वीक उनके लिए भी पेशेंस का है। ठीक हो गया। अच्छा सर, सवाल जो है वो हमारे साथ आया है लाहौर से। नजम हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने सवाल भेजा। इन्होंने कहा कि मेरी जॉब खत्म हो चुकी है और जॉब इनकी कब तक हो जाएगी। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 15/6/1996, मतलब कि ये 6 जून का महीना होता है। हाँ जी, जून के महीने में 1996 जी। इनकी जॉब का कुछ हो सकता है? अपना एटीट्यूड और अपना जो है वो थोड़ा सा एरोगेंस जो है उसको थोड़ा सा कम करें। और मैंने बताया कि जेमिनीज का 15 डेज तक टाइम अच्छा स्टार्ट होगा। वहां जाके जो भी ऑफर आती है, बेशक उसका पैकेज कम हो, ये चीजें बेहतर ना इनको लग रही हो, इनको ज्वाइन करना चाहिए। चीजें इनके लिए बहुत सारी बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ में जाके। ठीक हो गया। अच्छा, एक और हमारे पास कॉलर हैं जी, वलीद कराची से। उन्होंने अपना सवाल भेजा है कि कराची के हालात कब बेहतर होंगे। हम लोग काफी तंग हैं, जाहिर है कराची के लोग, तो वो कराची के लिए पूछना चाह रहे हैं शेख साहब। हाँ जी, कराची के बारे में बता दूं, कराची साउथ का एरिया जो मार्च डील करता है और मार्च बड़े अरसे से, बड़े सालों से अफेक्टेड है। दरमियान में चीजें ठीक हो जाती हैं, कुछ चीजें बेहतर हो जाती हैं। जब बेहतर होती है तो आप देखते हैं कि कराची में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, कोई ना कोई इदारा आगे काम शाम शुरू कर देता है, सफाइयाँ शुरू कर देता है और बाकी चीजें शुरू हो जाती हैं। लेकिन मार्च अफेक्टेड होने की वजह से, सॉरी माजरत के साथ, स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना है जो है वो बहुत बड़ा एक टास्क है। सिर्फ स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल हो और बाकी सारी चीजें कंट्रोल हो, पॉलिटिकली बहुत सारी कोशिश की जाती है, बहुत सारे काम किए जाते हैं, लेकिन मार्च जैसे जैसे अफेक्ट होगा प्रॉब्लम्स रहेंगी। साल में 7 से 8 महीने जो है वो कराची ठीक रहेगा, बाकी 4-5 महीने ऐसे रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक्वेरियस और पाइसेस रह गए थे, शायद कैप्रिकॉर्न हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट? जी, एक्वेरियस के बारे में बता दूं कि इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, इस वीक में खास तौर पे सडन ट्रैवल होने वाला है और ट्रैवल बड़ा अच्छा रहेगा, इनकी चीजें काफी बेहतर रहेंगी। थोड़ा सा अपने हेल्थ इश्यूज पे, अपने फैमिली मैटर्स पे तवज्जो दें। फैमिली मैटर्स इनके खराब हैं, बेगम नाराज है, मियां नाराज है, या बच्चों से या सिबलिंग्स के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको मनाने की जरूरत है। अपना थोड़ा सा जो है ना चीजें लेट डाउन करके तो अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करें चीजों। ठीक हो गया। पाइसेस रह गया, पाइसेस बात करते हैं। जी, पाइसेस के बारे में ये बता दूं कि इस वक्त बड़ा अच्छा मूड है रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ, रिगार्डिंग करियर, बाकी सारी चीजें, और आगे बड़ी अच्छी गुड न्यूज आने वाली है ये वीक खास तौर पे और नेक्स्ट वीक, और उसके बाद कुछ मंथ जो है नेक्स्ट 2-3 मंथ, इनमें इतना अच्छा ज्यादा रिस्पॉन्सेज मिलेंगे इनको फैमिली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में और बाकी सारी चीजों में कि इनको सारी उम्र में पिछले जो 30-32 साल गुजरे हैं या जो भी इनका टाइम गुजरा है, जो सीनियर सिटीजन हैं, तो वो इनके लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव मंथ्स हैं अगले, और ये वीक बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव। अच्छा शेख साहब, हमारे पास एक सवाल आया है, पहले आप इसकी डेट ऑफ बर्थ आप नोट कर लीजिएगा, 26/4/1994।
ये फैज़ान साहब है, ये कह रहे हैं कि मैं 2 जॉब्स कर रहा हूँ, हालात मेरे बहुत ख़राब हैं, मेरे हालात कब ठीक होंगे, और शादी का स्पेशली इन्होंने पूछा कि शादी कब तक हो जाएगी मेरी। हाँ, टॉरस है, टॉरस को थोड़ा सा बताया ना कि इस वक्त अपने फाइनेंशियल और बाकी सारी चीजों में कंट्रोल करना पड़ेगा। टॉरस के लिए अच्छा टाइम जो स्टार्ट हो रहा है वो आएगा तकरीबन अक्टूबर नवंबर से 24 से। वहां से इनको एक ही जॉब करनी पड़ेगी। शेख साहब इनका क्या 3 जॉब करनी पड़ेंगी फिर जब अक्टूबर नवंबर ये 2 ऑलरेडी कर रहे हैं, हालात बेहतर होने के लिए इनके, मुझे तो लगता है 3 करनी पड़ेंगी इनको। फैजान आप 3 करना शुरू कर दें। जी जी। तो 2 जॉब नहीं करनी पड़ेगी इनको, एक ही जॉब, अच्छी जॉब करनी पड़ेगी। ट्रैवल का चांस मिल सकता है, लेकिन अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या बाउंडिंग की वजह से शायद भी ट्रैवल ना करना चाह रहे हो, लेकिन मेरा मशवरा है कि ट्रैवल करें, जो इस साल के एंड में इनको चांस मिलेगा उसमें ट्रैवल करना चाहिए। अच्छा सर, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे आ जाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इकोनॉमी के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, मौशी हालात मुल्क के बेहतर होने के कुछ चांसेस लग रहे हैं आपको? थोड़ा सा पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं तो जुपिटर की पोजीशन ठीक नहीं है, मार्स की पोजीशन ठीक नहीं है, दरमियान में ठीक हो गई थी और उसके बाद फिर भी कुछ लग रहा था कि पॉजिटिव हो जाएगा चीजें, लेकिन अभी पॉजिटिव होने के चांसेस हम सॉरी खान साहब बाहर आ रहे हैं जब तक नवंबर। मैंने पहले लिब्रा के बारे में जब बता रहा था तो मैंने यही बताया था कि अभी तक कोई चांस नहीं है, कम से कम अभी इस हफ्ते में या इस महीने में एक आधी गुड न्यूज मिल सकती है, लेकिन अभी 2 महीने कम से कम पड़े हैं कि अभी 2 महीने बाद जो है सर महंगाई का सही। अच्छा, ये आज 3 हलकों वाला केस पे इस्लामाबाद वाला, तो ये सीट्स जो हैं इनका क्या कुछ बता सकते हैं आपको अगर उसकी इन्फॉर्मेशन? मैंने बताया नहीं, ऐसा मैंने वर्किंग कोई नहीं की, लेकिन मैंने ये बताया कि ख्वाजा आसिफ साहब नहीं है आपके साथ, शेख साहब नहीं, वो मैंने इसीलिए पूछा कि अगर इन्फॉर्मेशन है तो बताइए निम्रा, क्योंकि आपको एकदम उस साइड पे ले गई थी। खान साहब की भी इन्होंने बता दिया कि ठीक नहीं है हालात, इकोनॉमी के भी ठीक नहीं है। सर ओवरऑल आप पूरे मुल्क के ऊपर वर्किंग करके आए होंगे, कोई अच्छी खबर भी है इस मुल्क में, कोई बेहतरी भी हो सकती है किसी एक सेक्टर में, तो चलें हम वो भी शेयर कर सकते हैं। बल्कि मेरे ज़हन में इसके बाद पूछती हूँ। अच्छा, हर साल हमें यही पूछा जाता है कि मुल्क की बेहतरी, अगर जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं और ये पिछले 75 साल से चल रहे हैं, तो फिर भी हम सरवाइव कर रहे हैं, तो इसलिए हम सरवाइव करते रहेंगे, हालात ऐसे ही चलते रहेंगे। बस हम फिर जी ही रहे, हम फिर जी नहीं रहे, गुजार ही रहे हमेशा से 75 साल से। आखिरी मिनट हमारे पास हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? नहीं। ओके, नाउ दैट इज अ बिग न्यूज। बहुत शुक्रिया शेख साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये सितारों का हवाला आपने जाना है। हुकूमत एक बार फिर से 5 साल पूरे नहीं करेगी, बेहतर तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो सितारों का अहवाल, जो ये साइंस है कि ये जो क्या कह सकते हैं आप इसको, ये जो सितारों का उसके मुताबिक ये हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। एनी हाउ, ये थी जी हमारी आज की सुबह की सोच। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। आप सबने अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना है। मेरी और हसनैन की आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।